मैं याद रखूंगी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इस बुरे आदमी को खुद हराऊंगी। रिया ने सिर हिलाकर कहा, क्या यह ज्यादा घमंडी नहीं है? शायद नहीं, यह तो हौसले से भरी हुई है। ये मास्टर और उसकी स्टूडेंट दोनों ही हिम्मत वाले हैं। डीमंस और राक्षसों ने रिया की तरफ देखकर सोचा। उनके दिलों में अजीब से इमोशंस छा गए थे। उन्हें समझ आ चुका था कि ये 4-5 साल की बौनी लड़की आगे चलकर बहुत बड़ा चमकता सितारा बनने वाली थी। रिया ही वो लड़की थी जिसे अमित और वसीम दोनों ने एक साथ अपनी स्टूडेंट बनाया था, जबकि वसीम और अमित एक लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। इसका एक ही मतलब था कि रिया वाकई बहुत टैलेंटेड थी। फारूक डरकर अपने दांत किटकिटा रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो रिया और वसीम की तरफ देख भी पाए। बहुत साल पहले जब वो पहली बार वसीम से मिला था, तब भी वसीम ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था। जैसे जैसे फारूक ताकतवर होता गया, वैसे वैसे वो अपने मन में ऐसा सोचने लगा था कि अब उसके और वसीम के बीच का फर्क मिट गया है। लेकिन आज जब वसीम ने उसे एक हथेली से ही जमीन पर गिरा दिया, तब उसे समझ में आ गया था कि बाप हमेशा बाप ही होता है। वसीम ने खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला जादूगर करार नहीं किया था, बल्कि लोगों ने उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला जादूगर बनाया था। जब वसीम और अमित एक दिन मर जाएंगे और जब ऐसा समय आएगा, तब तक यह छोटी लड़की इतनी ताकतवर नहीं हो पाएगी कि यह मुझे धमका और डरा सके। फारूक ने नीचे की तरफ देखते हुए सोचा, तब मैं इसे और इसके पिता को बहुत टॉर्चर करूंगा, और तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक ये दोनों मर नहीं जाते। मुकुंद ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए वसीम की तरफ देखकर स्माइल किया। वसीम, क्या आज तुम कॉन्फ्रेंस में आने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डीमन या राक्षस की तरह दिखता हूं? वसीम ने मुकुंद के सवाल के जवाब में अपना एक सवाल और रख दिया। तुम जो भी हो, लेकिन तुम हमेशा की तरह मस्खरे हो। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि अगली बार मैं तुम्हें चाय पर तो बुला ही सकता हूं। मुकुंद ने हंसकर कहा, अगर तुम उसके पैसे दोगे तो मैं जरूर आऊंगा। वसीम ने जवाब दिया और अपनी दुकान की तरफ जाने लगा। चारों तरफ की बर्फीली एनर्जी गायब हो गई और सभी ने राहत की सांस ली। भले ही राक्षसों और डीमंस ने 10वें लेवल तक कई पावरफुल लोग देखे थे, लेकिन उन्हें कभी भी इतना प्रेशर महसूस नहीं हुआ था। प्रेम जी, मुझे इस घटना के लिए माफ कर दो। मुझे पहले ही अपने महल से किसी को इन मेहमानों का वेलकम करने के लिए भेज देना चाहिए था। मुकुंद ने प्रेम की तरफ मुड़कर माफी मांगते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं। मुझे बस आपसे यही उम्मीद है कि अगली बार से आप जब भी मेरे रेस्टोरेंट में आने के लिए कोई मेहमान चुने तो काफी सावधानी रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम रेस्टोरेंट में नहीं आने देते हैं। प्रेम ने सिर हिलाकर शांत रहते हुए कहा। वैसे तो वो बहुत गुस्सा नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो चीजों को यूं ही नहीं भुला सकता था। जब से खदानों में मरे लोगों के परिवार के इलाके में इतनी सारी घटनाएं हुई थी, तब से मुकुंद काफी बिजी रहने लगा था। इसलिए वो प्रेम के रेस्टोरेंट में अपने महल के लोगों को भेजना भूल गया था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, मुकुंद ने सिर हिलाकर कहा और फिर वो फारूक की तरफ देखने लगा। फारूक अब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मुकुंद ने धमकी देते हुए कहा, फारूक, तुम राक्षसों के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं कि ककाओ गांव में तुम्हें ककाओ गांव के नियम मानने होंगे। हम हमारे लोगों की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, तो अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो देवी मंदिर और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जी, मैं समझ गया, फारूक ने मुकुंद की तरफ झुककर कहा। अगर तुम्हें चोट लगी हो तो तुम आज का कॉन्फ्रेंस छोड़ सकते हो, मुकुंद ने फारूक के खून भरे हाथ की तरफ देखकर कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज की कॉन्फ्रेंस में आ सकता हूं, फारूक ने नाम में सिर हिलाकर कहा। फिर उसने अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखा, जिससे उसके घाव के ऊपर बर्फ की परत चढ़ गई और उसका खून बहना बंद हो गया। हालांकि सभी को पता था कि फारूक का घाव सिर्फ उस छेद तक ही लिमिटेड नहीं था, वरना वो हर राक्षस के अंदर पाई जाने वाली रिकवरी की एबिलिटी का इस्तेमाल इस घाव को भरने में कर सकता था। बल्कि उसने तो खून रोकने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ था कि यह कोई आम घाव नहीं था। मुकुंद ने एक बार फिर से फारूक के हाथ की तरफ देखा और फिर प्रेम की तरफ मुड़ गया। प्रेम जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उसने स्माइल करके पूछा। हाँ बिल्कुल, प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा और रिया का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। भले ही प्रेम को फारूक पसंद नहीं था, लेकिन उसने मुकुंद को पूरा रेस्टोरेंट रिजर्व करने की परमिशन पहले ही दे दी थी, इसलिए अब वो किसी से भी मना नहीं कर सकता था।
मुखिया जी के महल के लोग एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर आ गए और कुछ ऑफिसर्स अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ने लगे। ये रेस्टोरेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उनका डेकोरेशन बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूं कि हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए ककाओ गांव के मुखिया जी ने इस जगह को ही क्यों चुना। रक्तबीज ने रेस्टोरेंट के अंदर आकर सोचा। आपका स्वागत है, यामिनी ने स्माइल करते हुए सभी से कहा। जितेंद्र की बात सुनकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि गोल्डन राक्षस आधे राक्षसों को कमजोर नहीं समझते थे, और उसे पता था कि उसके पापा भी एक गोल्डन राक्षस थे। श्रुति अपने सभी मेहमानों की तरफ देखकर सिर हिला रही थी। उसे खून चूसने वाले वैम्पायर बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन रक्तबीज ने प्रेम और रिया की मदद करने की कोशिश की थी, तो उसका इंप्रेशन श्रुति की नजरों में काफी अच्छा बन गया था। हेलो सुंदर लड़कियों, अब मुझे समझ में आया कि मुकुंद जी ने हमारी कॉन्फ्रेंस यहाँ क्यों रखी थी। ये रेस्टोरेंट सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि यहाँ तो नजाकत भरी और सुंदर वेट्रेसेस भी हैं। रक्तबीज ने श्रुति और यामिनी की तरफ झुककर स्माइल करते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जब सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, तब मुकुंद प्रेम की तरफ मुड़ा। प्रेम जी, आज सुबह आपने खदानों में मरे लोगों के परिवारों के लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। आपने बहुत से लोगों की जान बचाई है और इस ककाओ गांव को बहुत बड़ी सौगात दी है, उसने कहा। प्रेम मुकुंद की तरफ देखने लगा। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था और मैंने यह करने का फैसला लिया। मुखिया जी के महल और देवी मंदिर ही इस ककाओ गांव में सच्चाई की रोशनी भर सकते हैं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, आप उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि उनकी सिचुएशन सुधर सकती है, और जब तक उन्हें किसी की मदद की जरूरत है तब तक उन्हें कोई मदद का हाथ मिलता रहना चाहिए, प्रेम ने कहा। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? मुकुंद ने क्यूरियस होकर पूछा। रमन ने प्रेम की जो बातें मुकुंद को बताई थीं, उससे मुकुंद को काफी झटका लगा था। उसे पता था कि एक सिंपल सा शेफ ऐसी बातें नहीं कर सकता था। मैं इन्हें एक सलाह के जैसा तो नहीं कहूंगा, बस ये मेरा एक नजरिया है। मुझे लगता है कि मुखिया जी का महल और देवी मंदिर मिलकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो लोगों की रिपोर्ट्स इकट्ठा करें। अगर लोग किसी भी तरह के बुरे बर्ताव से गुजर रहे होंगे तो वो सीधा जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें इंसाफ भी मिलेगा और वो ये नहीं सोचेंगे कि बुराई में रहना ही उनकी किस्मत है और ऐसे ही उनकी मौत होगी। एक बात और, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाना है तो मुखिया जी के महल और देवी मंदिर को एक दूसरे की आजादी बरकरार रखनी होगी और एक दूसरे के काम में मदद भी करनी होगी, वरना यह भी एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह जाएगा जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। प्रेम ने थोड़ी देर तक हेजिटेट होने के बाद जवाब दिया। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां रिपोर्ट की जा सके, मुकुंद ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। उसे यह आइडिया काफी अच्छा लगा था और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने प्रेम का हाथ पकड़ा और कहा, क्या बढ़िया आइडिया है। मैं कई दिनों से यह बात सोच रहा था कि ककाओ गांव के सारे ऑफिसर्स पर कैसे नजर रखी जा सकती है, और इसके लिए मैंने कई प्लान भी बनाए थे, लेकिन उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी मुझे समझ में आ ही जाती थी। मैं तो भूल ही गया था कि हमारे लोग ही सबसे अच्छा नजर रखने का काम कर सकते हैं। हाँ, आप खुद बताइए, अगर खदान में मरे लोगों के परिवारों के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता तो वो अपने ऊपर हो रहे अपराधों की रिपोर्ट लिखा पाते, तो उन्हें इन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ता। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और अपना हाथ मुखिया जी के हाथ से छुड़ा लिया। उसे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो इस दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस्ड था, और उसने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी देखा था उससे वो इस दुनिया को काफी अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकता था। कुछ भी चेंज करने से पहले मैं इस बारे में रोशन से एक बार बात करूंगा, मुकुंद ने सिर हिलाकर कहा और एक गहरी सांस लेकर बोला। प्रेम जी, अगर मुझे आपकी कुकिंग से प्यार ना होता और आप इतना डिलीशियस फूड ना बनाते होते तो मैं आपको अपना एक हाई रैंक ऑफिसर बनाना चाहता। आपका दिमाग तो कमाल का है और आपके आइडियाज तो उससे भी कमाल के हैं। मैं भी पॉलिटिक्स से ज्यादा कुकिंग को पसंद करता हूं, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। हाँ, आपकी बात तो ठीक है। मुखिया जी का महल कैसे भी करके आपको इतना पैसा नहीं दे पाता जितना आप अपनी रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं, मुकुंद ने हंसते हुए कहा और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? रिया ने प्रेम का हाथ छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ये तो पूरी दुनिया ही गलत है, प्रेम ने रिया के सिर पर थपथपाकर कहा और फिर उसके सामने घुटनों पर बैठकर बोला। हालांकि आगे से जब भी तुम किसी अजनबी का निकनेम रखो तो तुम्हें पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसा व्यक्ति है। अगर वो अच्छा इंसान हुआ और उसमें मैनर्स हुए
तो तुम एक जोक की तरह उसका कोई भी निकनेम रख सकती हो, लेकिन अगर वो कोई गुस्सैल और बुरा व्यक्ति है तो उन्हें इसमें बेइज्जती महसूस हो सकती है और शायद वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम गलत नजरिए से कोई भी काम नहीं करती हो, लेकिन कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत नजरिए से देख सकती है। रिया प्रेम की बात के बारे में काफी देर तक सोचती रही। अब मैं समझ गई हूं। प्रीति दीदी और बड़े भालू जैसे लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं और अभी हमें जो आदमी मिला था ना, ऐसे लोग बहुत बुरे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को आगे से कभी निकनेम नहीं दूंगी। रिया ने सिर हिलाकर सीरियस होते हुए कहा। शाबाश, प्रेम ने रिया को गले लगाकर कहा और फिर रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। उसके बाद वो रिया की तरफ मुड़कर स्माइल करते हुए बोला, आज रात को हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही खास कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो जब लोग आपस में बातें कर रहे हो तो तुम ध्यान से सुन सकती हो, लेकिन उनके बीच में बिल्कुल भी बोलना मत, ठीक है? ठीक है, रिया ने सिर हिलाकर प्रेम की बात मानते हुए कहा। रेस्टोरेंट में राक्षस और डीमंस एक दूसरे के सामने वाली रो में बैठ गए थे और माहौल काफी तनातनी भरा था। मुकुंद सबसे आगे जाकर बैठ गया और मुखिया जी के महल के एक आदमी ने सभी को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। 2 ऑफिसर्स पीछे की रो में पेन और पेपर लेकर बैठ गए थे। शायद उन्हें कॉन्फ्रेंस की बातों को लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी और इन सभी को मिलाकर आज कुल 10 लोग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। यामिनी श्रुति के बगल में खड़ी होकर सभी के लिए पानी भर रही थी। प्रेम ने उन दोनों को कॉन्फ्रेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया था और मुकुंद ने उन लोगों से जाने के बारे में भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए वो लोग भी कॉन्फ्रेंस के लिए रुक गई थी। जब तक ये दोनों कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ भी नहीं बोलती तब तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। और जब डिशेस सर्व होती तब भी मुकुंद कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी मालूम था कि इतनी सीरियस कॉन्फ्रेंस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए बातचीत खाने के दौरान ही होनी चाहिए। क्या ये लोग लड़ने वाले हैं? रिया काउंटर के पीछे एक स्टूल पर अगली डकलिंग को गोदी में लेकर बैठी हुई थी और सोच रही थी। वो अपनी दाढ़ी अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों की तरफ काफी क्यूरियस होकर देख रही थी। प्रेम किचन के अंदर गया और इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करने लगा। उसे मालूम था कि राक्षस और डीमंस बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और उसे ऑलरेडी 3 कॉपर के सिक्कों की पेमेंट की जा चुकी थी। इसलिए प्रेम पूरी कोशिश करना चाहता था कि वो जितना भी खाना बनाए वो सबको ठीक तरह से हो जाए। ये रेस्टोरेंट काफी इंटरेस्टिंग है। डीमन आइलैंड की ये पेंटिंग बुरी नहीं है। एक नक्शे पर जैसा डीमन आइलैंड दिखता है ठीक वैसी ही है, रक्तबीज ने फोटो देखते हुए कहा। फिर उसकी नजरें अपने सामने बैठे तीनों राक्षसों पर पड़ी और उसने अपने होंठ काट कर कहा, तुम राक्षस वाकई में कितने बेशर्म होते हो। सभी स्पीशीज ने जब लड़ाई बंद की तो हमने एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमारी स्पीशीज को समुद्र वाला इलाका मिलेगा और इस इलाके में जिसको भी जो सामान मिलेगा वो उसे रखने का हकदार होगा। लेकिन तुम राक्षसों ने हमारी कुछ शिप पर हमला कर दिया और उस शिप के सभी लोग डूबकर मर गए और फिर ये छोटी लड़ाई शुरू हो गई। तुम्हें इस बात का एक ठीक ठीक एक्सप्लेनेशन देना होगा। सब बकवास है, जितेंद्र ने टेबल पर घूंसे मारकर कहा और आगे बोला, तुम डीमंस लोगों ने ही सब शुरू किया है। हमें राक्षस आइलैंड के बाहर के एरिया की ज्यादा परवाह नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जब चाहो हमारे इलाके में घुस सकते हो। समुद्री इलाके में 3600 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये सारे राक्षसों के अंडर आते हैं। तुम्हारे लोग हमारे इलाके में घुस आए थे और उसे अपना इलाका बनाने लगे थे। उन्होंने एक नीले राक्षस को काफी चोट भी पहुंचाई थी, तो कायदे से तुम लोगों ने राक्षस आइलैंड में घुसने की कोशिश की और हमें गुस्सा दिलाया। कुछ भी मतलब कुछ भी, मैं उन सभी आइलैंड में घूमने गया हूं और ये तुम्हारे राक्षसों के आइलैंड से काफी दूर है, तो ये तुम्हारे इलाके में तो नहीं आता है। अगर समुद्री इलाके में कोई भी इलाका तुम राक्षसों के अंदर आता है तो तुम ये क्यों नहीं कह देते कि डीमन आइलैंड भी तुम्हारा इलाका है। उस नीले राक्षस ने ही लड़ाई शुरू की थी और वो भी तुम राक्षसों जितना ही बेवकूफ था। उसने एक साथ बहुत सारे डीमन से पंगा लिया और फिर खुद ही कुचला गया। वो वहां से भाग निकला और अपने साथियों को बुलाने लगा क्योंकि वो पूरी शिप को बर्बाद करना चाहता था। अगर तुम लोग वाकई लड़ना चाहते हो तो हमारी फौज आने का इंतजार क्यों नहीं कर लेते, फिर हमें तुमसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तेजस ने तेज आवाज में कहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से अपनी हथेली टेबल पर पटकी और टेबल बीच में से टूटते टूटते बची। तो तुम लड़ाई करना चाहते हो, फिर आ जाओ। हम राक्षस किसी से डरते नहीं हैं। तुम ही लोग हर काम में धीमे हो। हमने तो तुम्हारी फौज आने के पहले ही तुम्हारा काम तमाम कर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि वो नाइंसाफी थी तो चलो फिर एक लड़ाई हो जाए। ज्वालानाथ के शरीर पर आग दिखने लगी और वो उसकी कुर्सी और टेबल के पास भी फैलने लगी थी। अब माहौल और भी ज्यादा तनातनी भरा हो गया था और सभी लोग अपने सामने बैठे लोगों की तरफ लड़ाई की भावना के साथ देख रहे थे। कॉन्फ्रेंस तो अभी बस शुरू ही हुई है और अभी से ये माहौल है।
ये लोग कहीं मेरे पूरे रेस्टोरेंट को तबाह ना कर दें। प्रेम ने किचन से बाहर झांकते हुए परेशान होकर सोचा। हालांकि मुखिया जी ने प्रेम से वादा किया था कि वो रेस्टोरेंट में होने वाले सारे नुकसान का हर्जाना भरेंगे, तो जब तक प्रेम के पास काफी पैसा रहेगा तब तक वो सिस्टम से कोई भी चीज दोबारा खरीद सकता था। यामिनी ने अपनी मुट्ठी जोर से बांधी और जलती हुई टेबल और कुर्सी की तरफ देखने लगी। अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो प्लीज ककाओ गांव से अभी निकल जाओ। मैंने ये कॉन्फ्रेंस करने का डिसीजन लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी करने की परमिशन दूंगा। साथ ही साथ मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले एक बार इस रेस्टोरेंट के नियमों को देख लो। अगर हम रेस्टोरेंट की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका पैसा आखिर में हमें ही भरना होगा, और यह पैसा मैं अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा। मुकुंद ने अपना मेनू पलटकर राक्षस और डीमंस की तरफ देखकर कहा। डीमंस और राक्षस एक दूसरे को देखने लगे। वो सभी काफी चौंक गए थे। मुकुंद काफी दयालु इंसान के तौर पर जाना जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इस बार वो किसी को भी माफ करने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि इसके पहले कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। हालांकि मुकुंद अभी किसी को भी झगड़ा करने से रोक नहीं रहा था। वो तो बस ये कह रहा था कि सभी लोगों को पहले ही रेस्टोरेंट के नियम देख लेना चाहिए। सभी सोच में पड़ गए थे कि राक्षस और डीमन स्पीशीज के लोग कब से किसी रेस्टोरेंट के नियम देखने लगे। भले ही वो सभी काफी उलझन में थे, लेकिन वो मुकुंद को देखकर ये तो समझ चुके थे कि मुकुंद भी अभी किसी मजाक के मूड में नहीं था। साथ ही साथ वो सभी अपनी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर वो ककाओ गांव से बाहर निकलने के पहले इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ भी हासिल करके नहीं जाएंगे तो शायद उनकी सारी बिरादरी में इससे बहुत दिक्कत हो सकती थी। ककाओ गांव बाकी जगहों से ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन यहाँ अलग अलग स्पीशीज के लोग रहते थे, इसलिए उसकी काफी इज्जत थी, और इस गांव को सारी स्पीशीज को एक साथ रहने के लिए ही बनाया गया था। अभी तक ककाओ गांव में किसी भी स्पीशीज की आपस में लड़ाई नहीं हुई थी, और यह बात पूरे राज्य में सभी को पता थी। बस इसलिए ही अलग अलग स्पीशीज में होने वाले झगड़ों में हमेशा ककाओ गांव ही मीडिएटर का काम करता था। पिछले 100 सालों में बहुत सारी पीस ट्रीटी यहां पर साइन की जा चुकी थी, और अब यह एक ट्रेडिशन जैसा बन गया था कि जब भी दो स्पीशीज के बीच ट्रीटी साइन करने की बात आती थी तो हमेशा ककाओ गांव ही चुना जाता था। साथ ही साथ ककाओ गांव भी इस काम में एक बड़ी शक्ति बन चुका था। पिछले 100 सालों में ककाओ गांव में हर स्पीशीज के बहुत सारे पावरफुल लोग रहने लगे थे, और वो सभी अब खुद को ककाओ गांव का निवासी ही कहते थे। इसी कारण अब वो किसी स्पीशीज के ना होकर इस गांव की रक्षा के लिए लड़ाई करते थे। इस गांव के मुखिया मुकुंद भी काफी पावरफुल लोगों में से थे। वो 30 साल पहले ही 10वें लेवल के एक योद्धा बन चुके थे, और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने वसीम के जादू को तोड़ने के लिए जो तीर छोड़ा था वो उनकी ताकत का एक छोटा सा नमूना था। वो पूरे राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, और ककाओ गांव में उनकी ही बात आखिरी बात होती थी। चलो देखें कि इस रेस्टोरेंट में क्या अजीब से नियम है। रक्तबीज ने सबसे पहले अपने सामने रखा हुआ मेन्यू उठाया और उसको पलट दिया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर काफी अजीब से एक्सप्रेशंस दिखने लगे, और वो ज्वालानाथ और तेजस की तरफ मुड़कर बोला, ऐसा लगता है कि तुम दोनों को यहाँ के फर्नीचर तोड़ने के लिए हर्जाना भरना होगा, और वो भी कैश में। इसलिए मैं कहता था कि जेंटलमैन बनने की कोशिश करो। मैं इस रेस्टोरेंट के सारे नियमों को सपोर्ट करता हूँ। ये जगह ही तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर सकती है कि जेंटलमैन होना क्या होता है। बाकी सब थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हुए और उन्होंने भी मेनू उठा लिया। ज्वालानाथ भी अपना मेनू उठाने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ की जलती हुई आग के कारण वो थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने अपने हाथ की आग बुझाई और मेनू उठाया। मुखिया जी, हम यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, खाना खाने के लिए नहीं। अगर हमें बोलने से भी मना कर दिया जाएगा तो हम ये कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाएंगे? फारूक ने अपना मेनू नीचे रख दिया और मुकुंद की तरफ मुड़कर बोला, सही कहा, मैं बिना लड़ाई करे तो रह सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज हमेशा से ही तेज रही है। मेरे मुखिया ने मुझसे कहा था कि मुझे कॉन्फ्रेंस के दौरान हमेशा तेज आवाज में बात करनी है ताकि मैं अपना पॉइंट सभी के सामने रख सकूं। जितेंद्र ने अपना सिर खुजलाते हुए कंफ्यूज होकर कहा, तो क्या मुझे पेमेंट कैश में करनी होगी? मैं अपने साथ बिल्कुल भी कैश नहीं लाया हूं, अब मैं क्या करूं? ज्वालानाथ ने अपना सिर खुजलाते हुए अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में बस कैश ही लिया जाता है। रिया ने सिर हिलाकर कहा और आगे बोली, आग वाले अंकल, आप सुनहरे बालों वाले अंकल से पैसे उधार ले सकते हैं। अगर उनके पास पैसे ना भी हों तो आप उनके कुछ सुनहरे बाल खींच सकते हो और उससे आपका काम बन जाएगा। रिया की बात सुनकर ज्वालानाथ जितेंद्र की तरफ सोचते हुए मुड़ गया। जितेंद्र ने अपनी कुर्सी थोड़ी सी दूर खिसका ली। क्या तुम इतने गरीब हो ज्वालानाथ? मेरे बालों को छूने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता हूं,
लेकिन जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो तुम्हें उसके दुगने पैसे मुझे वापस करने होंगे। जितेंद्र ने वॉर्न करते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दे दूंगा, ज्वालानाथ ने सिर हिलाकर कहा। मिनी, हमारे कस्टमर के लिए नई टेबल और कुर्सी ले आओ। प्रेम ने किचन से आवाज लगाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुकुंद इतना मुंहफट और सीधे बात करने वाला इंसान होगा। अब जब इस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था तो उसे अपने रेस्टों के टूटने की कोई चिंता नहीं बची थी। यह प्रेम के लिए काफी राहत भरी खबर थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स जुड़ चुके थे। अगर उसके रेस्टों में कोई भी तोड़फोड़ हो जाती तो प्रेम को सिस्टम से ये रिपेयर करने के लिए बोलना पड़ता और फिर उसके सभी कस्टमर ये बात देख लेते कि उसका रेस्टोरेंट एक रात में ही रिपेयर कैसे हो गया, और उस पर सभी की शक की निगाहें चली जाती। जी बॉस, मिनी ने जवाब दिया और ज्वालानाथ के लिए किनारे से एक टेबल और कुर्सी ले आई। इतने में श्रुति ने वहां की राख साफ कर दी, लेकिन उसने अपना पानी वाला जादू इस बार इस्तेमाल नहीं किया। क्या इसे डर लग रहा है कि सभी इसे पहचान जाएंगे? प्रेम ने सरप्राइज होकर श्रुति की तरफ देखते हुए सोचा, लेकिन उसने श्रुति से कोई भी सवाल नहीं पूछा। अब कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू की जा सकती है। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा हूं। ककाओ गांव एक मीडिएटर के तौर पर हमेशा न्यूट्रल और ईमानदार रहेगा, और हम ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ना ही अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊंगा। मुकुंद ने वापस अपनी सीट पर बैठते हुए कहा और फिर हाथ फैलाकर बोला, अब आप लोग शुरू कर सकते हैं। राक्षस और डीमंस एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब लड़ाई तो तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो मुकुंद की लात खाकर ककाओ गांव से बाहर न निकलना चाहते हो। साथ ही साथ वो सभी भी ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकले। फिलहाल राक्षसों और डीमंस के बीच की लड़ाई रुकी हुई थी, लेकिन डीमंस ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और राक्षसों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसी कारण अब वो एक बड़ी लड़ाई के बहुत करीब आ चुके थे। उस आइलैंड पर होने वाली इस लड़ाई के लिए दोनों साइड काफी आदमियों और पैसों का इस्तेमाल बढ़ा चुके थे, लेकिन दरअसल सच बात तो यह थी कि यह लड़ाई बिल्कुल पॉइंटलेस थी। हालांकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी थी कि बिना थर्ड पार्टी मीडिएटर की मौजूदगी में यह सुलझ नहीं सकती थी। अभी दोनों साइड्स के पास लड़ाई करने के लिए काफी पावरफुल लोग थे, लेकिन अगर चीजें आगे और बिगड़ती गईं तो शायद उनके पास वो लोग ना बचें। अगर किसी भी 10वें लेवल के व्यक्ति की मौत होती है तो छोटी सी लड़ाई एक बड़ी जंग में बदल सकती थी। करीब 100 सालों पहले ही इस दुनिया में शांति कायम हुई थी, लेकिन ऐसे में फिर से एक बड़ी जंग शुरू हो सकती थी। इसी कारण दोनों साइड डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहते थे। हालांकि अपनी सेना को वापस बुलाना उनके आदर्शों के लिए धब्बा और एक कमजोरी की तरह देखा जा सकता था। बस इसलिए अब भी इन लोगों के पास इस मामले का कोई भी हल नहीं था और उन्हें ककाओ गांव को मीडिएटर बनाने की जरूरत पड़ गई थी। भले ही सभी लोगों के एक जैसे लक्ष्य थे, सभी लोग चाहते थे कि यह मामला शांति से और सरल तरीके से निपट जाए। दोनों साइड अपनी अपनी स्पीशीज के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहती थी और शायद दूसरी साइड पर इल्जाम लगाना चाहती थी। इसी कारण उनके बीच में आपसी मतभेद हो गए थे। अब किसी एक साइड का पलड़ा दूसरे पर भारी होना जरूरी था और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, लड़ाई। हालांकि जब वो लोग समझ गए थे कि अब लड़ाई का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो शब्दों की बाजी खेलने लगे। रक्तबीज ने फारूक की तरफ देखा। फारूक, मैंने सुना है कि तुमने बिना कपड़े पहने एक बार महेंद्र प्रताप से बचने के लिए राक्षसों के आइलैंड के 3 चक्कर लगाए थे, क्या यह सच है? रक्तबीज की बात सुनकर फारूक के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब हो गए। उसका बर्फ से जमा हुआ राइट हैंड कांपने लगा और उसने अपने लेफ्ट हैंड से बहुत कसकर मुट्ठी बांध ली। जोगीलाल और तेजस काफी जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए वो लोग अपनी कुर्सियों से गिरते गिरते बचे। जितेंद्र और ज्वालानाथ अपनी हंसी दबाने की काफी कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ऊपर झूमर की तरफ देख रहा था, जबकि दूसरे को अपनी टेबल पर दिख रहे एक काले डॉट में अचानक काफी इंटरेस्ट आने लगा था। हालांकि उन दोनों से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। सबसे पहले ज्वालानाथ के सब्र का बांध टूटा और वो काफी तेज हंसने लगा। अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। फारूक, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें एक बात बताना चाहता था। तुम्हारा पीछे का हिस्सा बहुत ही सफेद है। ज्वालानाथ ने फारूक की तरफ मुड़कर कहा। तुमने भी वो देखा था? मैंने भी वो देखा था। जितेंद्र भी काफी भयानक तरीके से हंसने लगा, यहां तक कि हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। यामिनी ने तुरंत अपना सिर मोड़ लिया और खुद को हंसने से रोकने लगी। हालांकि जैसे ही उसने यह सोचा कि इतना ताकतवर फारूक बिना कपड़ों में दौड़ते हुए कैसा लग रहा होगा, वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई।
महेंद्र प्रताप? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान था। हालांकि ये फारूक अच्छा इंसान नहीं है, तो शायद महेंद्र प्रताप उसको सजा दे रहा होगा। हो सकता है कि उस समय वो राजकुमारी के साथ ही हो। यामिनी के चेहरे पर सरप्राइज और कंफ्यूजन के मिले जुले एक्सप्रेशंस आ गए। तो क्या आप वाकई बिना कपड़ों के दौड़ रहे थे? आप कितने बेशर्म हो, रिया ने फारूक की तरफ मुड़कर कहा। क्या ऐसा वाकई हुआ था? यह बात सुनकर प्रेम भी सोच में पड़ गया था। उसे अपनी यादों में यह सीन नहीं मिल रहा था और वो फारूक को भी नहीं पहचानता था। तो वो बस ऐसा अनुमान लगा सकता था कि जब यह हुआ तब शायद महेंद्र प्रताप उस समय इशिता के साथ होगा। फारूक ने एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया। अरे रक्तबीज, तुम वैम्पायर लोग तो कहते हो ना कि तुम बस खून पीते हो और कभी तुम लोगों ने सब्जियां नहीं खाई। मैंने सुना है कि राजकुमारी इशिता ने जबरदस्ती तुम्हें 3 दिनों तक घास खिलाई थी, यहां तक कि उसने तुम्हारे बाल भी हरे रंग से रंग दिए थे। फारूक ने अपने शब्दों का बाण रक्तबीज पर छोड़ते हुए कहा। रक्तबीज की स्माइल तुरंत गायब हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ दर्द भरी यादें याद आ गई थीं। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल पलट गए थे और अब वो काफी बेइज्जती महसूस कर रहा था। मुझे याद है, ऐसा डीमन प्लाजा के पास हुआ था और इसके साथ साथ इसे जबरदस्ती घास खाने वाले वैम्पायर की एक लाइव परफॉर्मेंस भी देनी पड़ी थी। यहां तक कि उसने इस बात की टिकट भी बेची थी। हर देखने वाले को 10 सिक्के देने पड़े थे। मैंने भी टिकट खरीदी थी। मैंने उस दिन पहली बार देखा था कि कोई वैम्पायर घास खाते हुए कितना एंजॉय कर सकता है। तेजस ने हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए कहा। अरे मैंने भी देखा था, यहां तक कि मैं तो अपने बेटे को भी वहां लेकर गया था। मैं उस सीन के बारे में सोच सोचकर करीब 1 साल तक हंसा। जोगीलाल ने हंसते हुए कहा। क्या मजाक है? तुम लोगों को तो मेरी तरफ होना चाहिए ना? रक्तबीज ने तेजस और जोगीलाल की तरफ देखकर कहा। मैं तो भूल ही गया था, मैं ये देखने के लिए वहां तक उड़कर गया था। उस दिन मैंने पहली बार किसी वैम्पायर को खुशी खुशी घास खाते हुए देखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो तुम थे। जितेंद्र ने सरप्राइज होकर रक्तबीज की तरफ देखते हुए हंसकर कहा। यामिनी अपने नीचे के होंठ को चबा रही थी और खुद की हंसी को दबाने की काफी कोशिश कर रही थी। इशिता? प्रेम को इन लोगों की बात सुनकर काफी सरप्राइज हुआ। हालांकि जब उसने सोचा कि एक वैम्पायर घास खाते हुए कैसा लग रहा होगा तो उसकी हंसी निकल गई। अब उसे लगने लगा था कि इशिता वाकई में बहुत ही कमाल की लड़की रही होगी। इसके साथ साथ वो लोगों को यह नजारा दिखाने के लिए टिकट बेच रही थी। शायद वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने सफर के लिए पैसे जुटाने में कर रही होगी। वो राज्य घूमने के लिए टिम्बकटू छोड़कर अकेली चली आई थी। हालांकि ये पैसे कमाने का काफी अलग तरीका था। प्रेम ने सोचा। राजकुमारी इशिता? इन लोगों की बातें सुनकर श्रुति की आंखों में चमक आ गई। श्रुति भी इशिता के ही नक्शे कदम पर चल रही थी और वो भी अपने घर से भाग आई थी। अभी अभी इशिता की बात सुनकर उसे काफी सरप्राइज हुआ था। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगी, राजकुमारी जी तो वाकई कमाल की हैं। वो वाकई डीमन आइलैंड गई थीं और उन्होंने 9वें लेवल के एक वैम्पायर को घास खाने पर मजबूर किया। लेकिन उन्होंने देखने वालों से पैसे भी लिए। ऐसा तो नहीं कि... श्रुति की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके ककाओ गांव में रहने की बस 2 वजह थी। एक तो मारिया रेस्टों का शानदार खाना और दूसरा उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं और जा सके। जब से उसने टिम्बकटू छोड़ा था तभी से वो समझ गई थी कि राज्य में बिना पैसे के कहीं भी जाना काफी कठिन था। बौने लोग नेचर के काफी करीब थे, लेकिन वो सिर्फ ओस पीकर ही जिंदा रह सकते थे। साथ ही साथ उन्हें रुकने की जगह कपड़े और बाकी चीजों के भी पैसे लगते थे। श्रुति ने शुरू में एक होटल में 10 दिन के कॉपर के सिक्के का काम शुरू किया था, इसलिए वो ये समझ गई थी कि पैसे कमाना कितना कठिन था। हालांकि इशिता के पैसे कमाने के अजीबो गरीब तरीकों से उसके लिए एक नई दुनिया खुल चुकी थी। तो पैसे ऐसे भी कमाए जा सकते हैं। मुझे राजकुमारी इशिता से यही उम्मीद थी, श्रुति ने चौंकते हुए सोचा। अगर वो इशिता की जगह होती और वो उस वैम्पायर को हराने के काबिल भी होती, फिर भी वो उसे जबरदस्ती घास खिलाने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। फिर तो उससे पैसे कमाने की बात बहुत दूर थी। चमगादड़ अंकल, अभी आपने कहा था कि आप सब्जियां नहीं खाते। वो बौनी राजकुमारी तो आपको घास खिलाने में आपकी मदद कर रही थी। रिया ने रक्तबीज की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा। आपको एक अच्छा वैम्पायर बनना चाहिए, इसलिए आप चुन चुनकर चीजें नहीं खा सकते और आपको हर चीजें थोड़ी थोड़ी खाकर देखनी चाहिए। पापा ने मुझसे यही कहा था। रक्तबीज तुरंत रिया की तरफ मुड़ा और जब उसके दिमाग में एक भयानक सी तस्वीर बनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह तस्वीर बौनी राजकुमारी की थी, जो अपने एक हाथ में चाबुक लेकर उसके मुंह में घास ठूस रही थी और एक ही बात दोहरा रही थी, अब अच्छे वैम्पायर बनो, चीजें चुन चुनकर मत खाया करो,
तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाकर देखना चाहिए। भले ही रक्तबीज यही बात करीब 5 साल बाद सुन रहा था, फिर भी उसका अपने घुटनों पर झुकने का मन हो रहा था। जैसे ही उसने रिया को ध्यान से देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा चेहरा याद आया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये उसकी बेटी नहीं हो सकती। रक्तबीज ने जोर जोर से अपना सिर हिलाकर सोचा, जैसे कि वो खुद को इस ख्याल से निकालने की कोशिश कर रहा हो। आखिर किसने सोचा था कि उसे वही की वही बात एक छोटी सी लड़की से इतने सालों बाद सुनने मिलेगी। रक्तबीज अपने दांत पीसते हुए फारूक की तरफ देखने लगा। अब जब दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने शब्दों के बाण चला लिए थे तो दोनों बिल्कुल ही पायदान पर आकर खड़े हो गए थे, जिसमें किसी की भी जीत नहीं हुई थी। हंसो मत तेजस, मैंने तो सुना था कि तुम जिन जानवरों को पाल रहे थे उन्होंने इशिता के कारण दंगा खड़ा कर दिया था। तुम इशिता के पीछे जाने वाले थे, लेकिन पूरी रात तुम्हारे जानवर ही तुम्हारे पीछे पड़े रहे। जितेंद्र ने हंसते हुए तेजस को देखकर कहा, ये तुम कह रहे हो जितेंद्र? तुम हमेशा अपनी बढ़ाई करते थे कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, और फिर तुम महेंद्र प्रताप से पंजा लड़ाने में हार गए थे। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती तुमसे खुद को पापा बुलवाया था। तेजस ने तुरंत अपना पत्ता खोल दिया। तुम बहुत खुश लग रहे हो जोगीलाल। मैंने कहीं सुना था कि जब राजकुमारी इशिता शावर ले रही थी तो किसी ने उन्हें देखने की कोशिश की थी और फिर उन्होंने उसे 1 साल के लिए ट्री ऑफ लाइफ के अंदर कैद कर दिया था। वो तुम ही थे ना? अरे तुम्हें यह मजेदार लग रहा है ज्वालानाथ? फिर कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि महेंद्र प्रताप जब पहली बार राक्षसों के आइलैंड आया था तो वो सबसे पहले तुमसे मिला था। उसने तुमसे कहा था कि तुम बहुत गर्म हो, और उसके बाद उसने तुम्हें समुद्र में लात मारकर फेंक दिया था। फिर तुम 3 दिन तक समुद्र के अंदर ही रहे और तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हुई कि तुम बाहर आ जाओ। ये सारी बातें सुनकर प्रेम भी किचन में काफी जोरों से हंस रहा था। कॉन्फ्रेंस में अब इतिहास के काले पन्ने खुल गए थे। इन सभी बातों से यह पता चल गया था कि दोनों तरफ से काफी तैयारियां की गई थीं। कुछ लोग तो बच्चों की तरह एक दूसरे की चुगली कर रहे थे और खुद को दूसरों से बेहतर समझाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जिन 2 ऑफिसर्स को इस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो ना हंसें। हंसी रोकने के कारण उनके चेहरे लाल हो गए थे। वो इसके पहले कई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके थे, लेकिन कभी भी वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे थे। उनकी लिखाई भी काफी अजीब सी हो गई थी और उन्हें तो यह भी ठीक से याद नहीं था कि वो कॉन्फ्रेंस की चीजें अच्छे से लिख भी रहे हैं या नहीं। ये सब देखकर मुकुंद के एक्सप्रेशंस भी काफी अलग हो गए थे। हालांकि उसका खुद पर काफी काबू था, इसलिए वो एक बार भी नहीं हंसा था और वो बिल्कुल चुप बैठकर सभी की बातें सुन रहा था। तो बड़े लोग भी ऐसी बात करते हैं? वो अंकल महेंद्र और आंटी इशिता तो वाकई कमाल की रही होंगी, क्योंकि उन्होंने सभी को सबक सिखाया था। मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो कैसे दिखते होंगे। शायद एक ना एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मैं उनकी जितनी पावरफुल हो जाऊंगी। रिया ने क्यूरियस होकर सोचा। यामिनी और श्रुति ने हंसी छुपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया था। उन्होंने पहले कभी भी 9वें लेवल के लोगों को एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोलते नहीं देखा था, और ये वाकई देखने में कमाल की चीज थी। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। ये कॉन्फ्रेंस एक सही रास्ते पर नहीं चल रही है। महेंद्र प्रताप और इशिता अपने समय में वाकई कमाल के रहे होंगे। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जब भी वो राक्षसों के आइलैंड या फिर डीमंस के आइलैंड गए थे तो उन्होंने काफी उत्पात मचाया था, और मुझे लगता है कि ये तो बस एक छोटी सी झलक है। प्रेम ने सोचा। आज उसे काफी खुशी हो रही थी कि महेंद्र प्रताप से उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, वरना वो काफी बड़ी परेशानी में फंस सकता था। करीब आधे घंटे तक लोग एक दूसरे का ऐसे ही मजाक उड़ाते रहे और ये कॉन्फ्रेंस पुराने दोस्तों के बीच पुरानी यादें ताजा करने वाला एक इवेंट बनकर रह गई। और फिर सभी बिल्कुल चुप हो गए। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके दिलों में काफी मिले जुले से इमोशंस आ गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे को इतना जानते थे। क्या तुम लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं बची? तुम लोग ऐसी दर्द भरी घटनाएं कैसे बीच में ला सकते हो? तेजस ने अपने सामने बैठे तीनों राक्षसों की तरफ देखकर कहा। उसे आज तक नींद में जानवरों के पीछे दौड़ने के बुरे सपने आते थे। इस सब के जवाबदार वो दोनों ही हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि वो घमंडी आदमी मर चुका है और वो शैतानी औरत भी अब बंद हो गई है। फारूक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। यह बात बिल्कुल साफ थी कि अपने साथ हुए हादसों को वो भूल नहीं पाया था। मुझे तो लगता है कि यह काफी गलत है। ये दुनिया कितनी बोरिंग थी, तब हमें 2 इंटरेस्टिंग लोग मिले, लेकिन दुनिया ने उन्हें फिर से मिटा दिया। कितने दुख की बात है। रक्तबीज ने एक गहरी सांस लेकर कहा। सभी ने एक साथ मुड़कर रक्तबीज की तरफ देखा। रक्तबीज, क्या तुम फिर से घास खाना चाहते हो?
जोगीलाल ने पूछा। अरे बिल्कुल नहीं, हम वैम्पायर कभी सब्जियां नहीं खाते, रक्तबीज ने कहा। लेकिन फिर भी यह काफी दुख की बात है। मैंने सुना था कि महेंद्र प्रताप को कुछ लोगों ने घेर कर चुपके से मारा था और उसके कातिलों में डीमंस भी शामिल थे। एक डीमन होने के नाते मुझे इस बात पर काफी शर्म आती है कि मेरे ही साथियों ने ऐसा घिनौना काम किया। अगर हम किसी जेंटलमैन की तरह ईमानदारी से नहीं लड़ सकते तो हमें लड़ने का कोई हक नहीं है। मेरी नजरों में महेंद्र प्रताप एक जेंटलमैन था। वो आदमी इंसाफ का रखवाला था और अपने समय का सबसे ताकतवर इंसान भी। मैं भी ये बात मानता हूं कि महेंद्र प्रताप जैसा कोई इंसान नहीं देखा, जितेंद्र ने सहमति में सिर हिलाकर कहा। उस जैसे इंसान की तो किस्मत में मरना ही लिखा था। अपना नाम कमाने के लिए राक्षसों का शिकार करने वालों को यही अंजाम मिलना चाहिए था, फारूक ने कहा। उसने जो भी किया उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। उसने जिन भी राक्षसों को मारा वो हमारी राक्षस जाति को शर्मिंदा ही कर रहे थे और उन्हें ऐसे ही मारा जाना चाहिए था, ज्वालानाथ ने अपने होंठ काटते हुए कहा। कुछ भी हो, लेकिन उनका फैसला हम राक्षसों को सुनाना चाहिए था। हम जैसे ताकतवर राक्षसों का फैसला लेने वाला इंसान वो कौन होता है? फारूक ने ज्वालानाथ की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने खुद महेंद्र प्रताप से लड़ाई मोल ली थी और उसने पूरी ईमानदारी से उन्हें मारा था। अब कहने को इसके अलावा क्या बचा है? एक राक्षस होने के नाते हार होने के बाद भी तुम्हारा सम्मान बाकी बचना चाहिए। फारूक, तुम अभी एक धोखेबाज सांप की तरह दिख रहे हो। एक राक्षस होने का तुम्हारा सम्मान कहां गया? क्या तुम्हें पता है कि उसने इतने राक्षसों को मारा, उसके बाद भी राक्षसों के आइलैंड ने उसका कुछ क्यों नहीं किया? ज्वालानाथ ने तुरंत कहा। ज्वालानाथ, क्या तुम हम बर्फीले राक्षसों के खिलाफ लड़ाई शुरू करना चाहते हो? फारूक ने बहुत गुस्से में ज्वालानाथ से कहा। अरे अपने मन से कुछ भी मत सोचो। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम बर्फीले राक्षसों की तरफ से हम आग के राक्षसों को मुकाबला के लिए ललकारो, और अगर लड़ाई छिड़ भी जाए तो हम आग के राक्षसों को किसी से डर नहीं लगता। ज्वालानाथ ने तन कर कहा। माहौल फिर से तनातनी भरा हो गया और ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी भी पल लड़ाई छिड़ सकती थी। तीनों डीमंस बिल्कुल बेवकूफों की तरह दिख रहे थे। उन्होंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और राक्षस अपने में ही लड़ने को तैयार हो गए थे। महेंद्र प्रताप और इशिता सालों पहले तक इस पूरी दुनिया में बातचीत का बहुत बड़ा विषय बन चुके थे। जब भी उनका नाम किसी भी चीज में पुकारा जाता था तो हमेशा अलग अलग तरह के ओपिनियन सामने आते थे और इसमें हमेशा लोगों के बीच झगड़ा ही हुआ था। ठीक तभी प्रेम ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, क्या अब हम डिशेस लेकर आ जाएं? सभी ने एक साथ किचन की तरफ देखा। फारूक का दिमाग एकदम से घूम गया, लेकिन उसने खुद को गुस्से से दूर रखा। बाकी सभी राक्षसों और डीमंस को भी कॉन्फ्रेंस के बीच में दखल देने के कारण काफी निराशा हुई। प्रेम अमित की स्टूडेंट का पिता था, लेकिन वो फिर भी एक इंसान था जो कि बिना किसी खास ताकत वाला एक छोटा सा शेफ था। काफी देर पहले ही बहुत से इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं और अगर हम अब थोड़ी भी देर करेंगे तो उनका फ्लेवर ठीक नहीं आएगा। प्रेम ने किचन के दरवाजे पर खड़े होकर माफी मांगने के अंदाज में कहा। वो कॉन्फ्रेंस में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि रसमलाई और राजमा थोड़ी ही देर में अपना फ्लेवर खो सकते थे। कॉन्फ्रेंस तो वैसे भी अभी किसी अच्छे मोड पर नहीं जा रही है, तो चलो पहले कुछ खाना ही खा लें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ पा रहे होंगे कि अभी आप डीमंस और राक्षसों के बीच की एक कॉन्फ्रेंस में हैं। अगर आपके कोई आपसी मतभेद हैं तो उसे पहले सुलझा लीजिए और फिर यहां आइए। मुकुंद ने सभी की तरफ देखकर कहा और फिर प्रेम की तरफ मुड़ते हुए सिर हिलाकर बोला, आप डिशेस ला सकते हैं प्रेम जी। ठीक है, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और किचन के अंदर चला गया। यामिनी और श्रुति भी उसके पीछे पीछे चली गईं। एक वैम्पायर होने के नाते मैं किसी भी इंसान का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा और ना ही मैं कभी सब्जियां खाऊंगा। ताजा खून ही मेरी भूख मिटा सकता है, रक्तबीज ने अपनी कुर्सी पर टिकते हुए कहा। हेलो, ये नॉर्मल मीठी रसमलाई है। तभी रक्तबीज के सामने नॉर्मल मीठी रसमलाई का एक बोल रख दिया गया। नॉर्मल मीठी रसमलाई? रक्तबीज ने अपने सामने रखी रसमलाई की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखा। उसे चाशनी में डूबी हुई रसमलाई दिख रही थी। उसकी खुशबू काफी लुभाने वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह खुशबू कैसी थी, क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी ऐसी कोई चीज स्मेल नहीं की थी। यह खुशबू खून और घास से काफी अलग थी, लेकिन यह खुशबू काफी लुभाने वाली थी और उसके मुंह में पानी आने लगा था। ये आखिर है क्या? ये रसमलाई होती क्या है? क्या ये किसी मैजिकल जानवर से बनी है? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसकी खुशबू तो कितनी शानदार है, क्या मुझे ये ट्राई करके देखनी चाहिए?
रक्तबीज के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे और वो रसमलाई को देखते हुए अपने ख्यालों में खो गया। ये रही आपकी बहुत मीठी रसमलाई, ये रही आपकी नॉर्मल मीठी रसमलाई। यामिनी ने सभी के सामने रसमलाई के बोल रख दिए। इन लोगों ने मेहमानों से एक बार भी उनके पसंदीदा फ्लेवर के बारे में नहीं पूछा था और अपने हिसाब से ही उन्हें रसमलाई देने का डिसीजन ले लिया था। क्या इन्हें यह बात पसंद आएगी कि हमने उनके लिए खुद से ही फ्लेवर चुन लिए हैं? इस कॉन्फ्रेंस में तो वैसे ही तनातनी भरी हुई है। मुझे लगता है कि अगर इन लोगों ने नॉर्मल मीठी और बहुत मीठी रसमलाई पर बहस शुरू कर दी तो फिर से एक लड़ाई छिड़ सकती है। श्रुति ने प्रेम की तरफ देखकर सोचा। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेम ने नॉर्मल मीठी और बहुत मीठी रसमलाई एक साथ क्यों सर्व कर दी थी। साथ ही साथ उसने रसमलाई के दोनों फ्लेवर्स को एक एक स्पीशीज में बराबर बांटा था। वो चाहता तो एक स्पीशीज को एक फ्लेवर और दूसरी स्पीशीज को दूसरा फ्लेवर भी दे सकता था। मुकुंद ने सबसे पहले अपने सामने रखी नॉर्मल मीठी रसमलाई की तरफ देखा और फिर वो बाकी लोगों के सामने रखी हुई अलग फ्लेवर की रसमलाई को देखने लगा। उसके चेहरे पर भी काफी अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसने मारिया रेस्टोरेंट की नॉर्मल मीठी रसमलाई और बहुत मीठी रसमलाई पसंद करने वाले ग्रुप्स के बारे में रॉबर्ट से सुना था। रॉबर्ट ने मुकुंद को बताया था कि कैसे मारिया रेस्टोरेंट के बाहर नॉर्मल मीठी रसमलाई और बहुत मीठी रसमलाई पसंद करने वाले लोग अलग अलग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। क्या प्रेम नॉर्मल मीठा और बहुत मीठा पसंद करने वाले लोगों के बीच फिर से लड़ाई शुरू करवाना चाहता है? ये राक्षस और डीमंस आपस में इन फ्लेवर्स के कारण लड़ सकते हैं। क्या इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी नहीं हो जाएगी? मुकुंद के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगे थे। मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है, इसमें कितनी चाशनी भरी हुई है, शायद मुझे यह खाने में काफी मजा आने वाला है। जोगीलाल ने अपने सामने रखी बहुत मीठी रसमलाई की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ मले और आगे बोला, शायद इस रेस्टोरेंट के ओनर को पता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। मैंने कभी भी बहुत मीठी चीजें ज्यादा नहीं खाई हैं। ये असल में रसमलाई क्या चीज है? मैंने तो उसके बारे में कभी भी नहीं सुना। इंसान तो पूरे राज्य के सबसे निर्दयी लोग होते हैं। मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनी जो वो नहीं खाते हैं। वो लोग तो छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक को खा जाते हैं। वो हर उस चीज को खा सकते हैं जिनमें जान है और जिसमें जान नहीं भी है। मैं इनकी बनाई कोई भी चीज नहीं खाने वाला। जितेंद्र ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। मैंने सुना है कि इंसान पूरे राज्य में सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। मैं तो इस नॉर्मल मीठी रसमलाई को टेस्ट करने के लिए काफी क्यूरियस हूं। ज्वालानाथ ने अपने सामने रखी रसमलाई को काफी क्यूरियस होकर देखते हुए कहा। तेजस, तुम्हारी रसमलाई मुझसे अलग कैसे है? रक्तबीज ने तेजस के सामने रखी बहुत मीठी रसमलाई की तरफ देखकर कहा। फिर उसने जोगीलाल के सामने रखी बहुत मीठी रसमलाई की तरफ देखा और वो समझ गया कि केवल उसकी रसमलाई ही इन दोनों की रसमलाई से अलग थी। जोगीलाल ने ऑलरेडी अपनी रसमलाई खाना शुरू कर दी। सभी लोग ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान कोई भी चीज बनाए और उसका स्वाद अच्छा भी हो। अगर आज मैं भूख से मर भी जाऊं तो भी मैं इस चीज को नहीं खाने वाला। रक्तबीज ने अपने हाथ बांधते हुए पूरे विश्वास से कहा। कोई चीज इतनी डिलीशियस कैसे हो सकती है? जोगीलाल ने जैसे ही अपनी रसमलाई गट की, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने सामने रखी रसमलाई की तरफ देखा और आगे तारीफ करते हुए बोला, यह तो कितनी मुलायम है और इसका फ्लेवर इतना मीठा भी नहीं है। भले ही मुझे इसमें खून का टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यह फ्लेवर भी कमाल का है। यह कुछ बहुत ही शानदार चीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं खाई। किसी भी चीज में इतना कमाल का टेस्ट हो ही नहीं सकता। जैसे ही जोगीलाल ने बोलना बंद किया, वो दोबारा अपनी रसमलाई में खो गया। क्या यह सच बोल रहा है? क्या वाकई ये कमाल की चीज है? लेकिन ये तो इंसानों ने बनाई है, फिर ये अच्छी कैसे हो सकती है? रक्तबीज ने जोगीलाल की तरफ देखते हुए सोचा। उसने अपने सामने रखे रसमलाई के बोल को देखा और वो ये मानने को तैयार हो गया कि ये चीज वाकई कमाल की दिख रही थी। साथ ही साथ इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। भले ही इसमें खून की खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका काफी मन होने लगा था कि वो ये ट्राई करके देखे। नहीं, मुझे अपने आप को रोकना होगा। रक्तबीज ने अपने पैरों में चींटी काटते हुए सोचा। उसने अभी अभी कसम खाई थी कि वो कभी भी ये डिश नहीं खाएगा, तो अब वो अपनी बात से पलट नहीं सकता था। ये तो वाकई इतनी डिलीशियस है। सभी लोग काफी कंफ्यूज होकर सोचने लगे थे। तेजस और ज्वालानाथ ज्यादा देर तक हेजिटेट नहीं हुए। उन्होंने अपनी रसमलाई खाना शुरू कर दी। वाह! उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक साथ कहा, क्या कमाल का फ्लेवर है। ये कोई आम डिश नहीं है, ये तो बहुत ही शानदार है। ज्वालानाथ ने सरप्राइज होकर कहा और अपनी रसमलाई में खो गया। शानदार? बहुत ही शानदार। मैंने कभी भी इतना शानदार खाना नहीं खाया। तेजस ने भी काफी खुश होकर कहा।
और वो अपनी रसमलाई में डूब गया। ये तो बहुत ही डिलीशियस है। मुखिया जी के महल के दोनों ऑफिसर्स जो कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड लिखने के लिए आए थे, वो भी रसमलाई में खो चुके थे। किसने सोचा था कि यह रसमलाई इतनी अच्छी हो सकती है? ये तो स्पाइसी ग्रिल्ड फिश से काफी अलग है और इसमें तो कोई भी अजीब चीज भी नहीं डली है। ऐसा लगता है इसमें तो मिठास भर भर के डाली गई है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसे कैसे बनाया गया होगा। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डले हैं, फिर भी ये इसका फ्लेवर कितना गजब है। मुकुंद ने जैसे ही अपनी रसमलाई खाई वो ख्यालों में खो गया। मुकुंद बिना रुके एक के बाद एक अपनी रसमलाई खाता गया। कोई भी पापा का बनाया खाना खाने से खुद को रोक नहीं सकता, चाहे वो डीमन हो या राक्षस। रिया ने अपने सामने बैठे लोगों को रसमलाई खाते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा। उसे यह बात पहले से ही पता थी कि कोई भी प्रेम की डिशेस खाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। रसमलाई खाते हुए सुरकने की आवाज के साथ साथ सिर्फ तारीफों की आवाज आ रही थी। रसमलाई की खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में घुल चुकी थी और जिन लोगों ने भी अभी तक रसमलाई नहीं खाई थी, उनका भी इसे खाने का मन होने लगा था। ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही जरूरी है, तो मैं भी किसी चीज में हार नहीं मानना चाहता। अगर ये लोग इसे खा रहे हैं तो मैं भी इसे खाऊंगा, भले ही ये किसी इंसान ने क्यों ना बनाई हो, लेकिन मैं इसे खाकर रहूंगा। मैं हमारी स्पीशीज के भले के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रक्तबीज ने अपनी बात ऐसे रखी जैसे कोई उसे सूली पर चढ़ाने वाला हो और उसके बाद उसने रसमलाई खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रसमलाई खाई, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने तारीफ करते हुए बोला, ये कितनी डिलीशियस है। मैं एक और नॉर्मल मीठी रसमलाई खाना चाहूंगा। मैं भी बहुत मीठी रसमलाई फिर से खाना चाहूंगा। लोगों की एक के बाद एक एक्साइटमेंट में आवाजें आने लगी। मैं भी मीठी रसमलाई खाना चाहूंगा, रक्तबीज ने कहा। उसने अपना बोल बिल्कुल साफ कर दिया था। मुझे भी बहुत मीठी रसमलाई ले आओ, जितेंद्र ने अपनी रसमलाई खाने के बाद कहा। उसे फिर से रसमलाई मांगते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। प्लीज आप थोड़ा इंतजार कीजिए। सभी की रिक्वेस्ट सुनने के बाद यामिनी ने जवाब दिया और श्रुति की मदद से टेबल से सभी बोल्स उठा लिए। चमगादड़ अंकल, आपने तो कहा था कि आप मर जाएंगे लेकिन कभी भी किसी इंसान का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। रिया ने क्यूरियस होकर रक्तबीज से कहा। सभी लोग रक्तबीज की तरफ मुड़ गए क्योंकि रक्तबीज और जितेंद्र ने ही ये डिश ना खाने की बात कही थी। ये तो इसलिए था क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूं। हमें अलग तरीके के खाने और एनवायरनमेंट में काफी दिक्कत हो जाती है। रक्तबीज ने ऑकवर्ड होकर खांसते हुए कहा। फिर वो प्रेम की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो फिर स्माइल करते हुए बोला, साथ ही साथ हम वैम्पायर्स के लिए खून और दिमाग ही सबसे बड़ी चीज है। उसी से हमारे अंदर एनर्जी आती है। मुझे लगता है इस रसमलाई में दिमाग डला हुआ है, तो इसलिए ये मेरे टेस्ट के हिसाब की चीज है। मैं कभी भी सब्जी नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन रसमलाई में किसी का भी दिमाग नहीं डला है और इसमें काफी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डले हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसे सब्जी जैसी ही किसी चीज से बनाया गया है। प्रेम ने स्माइल करते हुए रक्तबीज से कहा। यह कैसे हो सकता है? मुझे तो इसमें दिमाग का टेस्ट आ रहा था और ये तो दिमाग से भी ज्यादा टेस्टी थी। इसमें सब्जी जैसी कोई चीज कैसे डल सकती है? रक्तबीज ने कहा। उसकी स्माइल गायब हो गई थी। उसने प्रेम की तरफ ऐसे घूरा जैसे प्रेम ने उसकी काफी बेइज्जती कर दी हो। सच कहा, ये रसमलाई तो बहुत नरम है। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें खाई हैं, ये उन सभी से कहीं ज्यादा अच्छी है। यह कैसे हो सकता है कि इसमें सब्जी जैसी कोई चीज इस्तेमाल की गई हो? तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जोगीलाल ने प्रेम की बात पर विश्वास ना करते हुए कहा। इस रसमलाई में सबसे मेन इंग्रेडिएंट दूध है और ना तो इसमें मांस डला है और ना ही किसी का दिमाग। हम कभी भी अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोलते। हम काफी ईमानदार हैं, प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। वो अपनी डिश में यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम उन लोगों ने सुने भी नहीं थे। सब खत्म हो गया, मैंने फिर से सब्जियों से बनी कोई चीज खा ली, रक्तबीज ने अपनी कुर्सी पर टिकते हुए कहा और अभी अभी उसने जो बोल चाट कर साफ किया था उसको घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो यह टेस्ट में अच्छी लगी और मैंने इसका दूसरा बोल मांग लिया। क्या अब मैं एक वैम्पायर नहीं रहा? मुझे तो कोई मतलब नहीं है कि ये किस चीज से बनाया गया है। जब तक इसका टेस्ट अच्छा है, मेरे लिए अच्छी है। जल्दी करो और मुझे बहुत मीठी रसमलाई का एक बोल और लाके दो। ये वाकई बहुत शानदार है, तेजस ने अपने पैर पर हाथ पटकते हुए कहा। रक्तबीज ने अपना सिर उठाया और तेजस की तरफ मुड़ गया। भले ही इस डिश से मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ गई हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लोगों को नॉर्मल मीठी रसमलाई ही खाना चाहिए। तुम इतना ज्यादा मीठा कैसे खा सकते हो?
मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, उसने कहा। क्या बकवास है, रसमलाई तो बहुत मीठी ही होनी चाहिए, वरना वो तो रसमलाई ही कैसे हुई? इसका मीठा फ्लेवर ही तो इसे कमाल का बनाता है। रक्तबीज, भले ही हम दोनों डीमंस हैं, लेकिन अभी तुमने जो कहा है वो कुछ ज्यादा हो गया है। जोगीलाल ने रक्तबीज की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मेरी रसमलाई तो काफी मीठी है, इसलिए मीठा फ्लेवर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस फ्लेवर से ही रसमलाई का सही टेस्ट आ सकता है। अगर तुम इसमें बहुत ज्यादा मीठा डालोगे तो इसका टेस्ट ही बर्बाद हो जाएगा, और फिर ये तो डिलीशियस भी नहीं बचेगी। फारूक ने अपनी चम्मच नीचे रखी और जोगीलाल और तेजस की तरफ सीरियस होकर बोला। रसमलाई तो नॉर्मल मीठा ही होना चाहिए फारूक, भले ही तुम गंदे दिखते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वाकई में तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रसमलाई तो नॉर्मल मीठी ही होनी चाहिए। रक्तबीज ने फारूक की तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाया। बहुत मीठी रसमलाई ही बेस्ट है, जितेंद्र ने तेज आवाज में कहा। फिर उसने ज्वालानाथ की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें क्या लगता है ज्वालानाथ? ज्वालानाथ ने अपने बोल की तरफ देखा और वो जवाब देने ही वाला था कि तभी, याद रखना, तुमने अभी जो कुर्सी और टेबल तोड़ी थी, मैं उसकी पेमेंट करने वाला हूं, जितेंद्र ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा। ज्वालानाथ की आंखें गुस्से से भड़क उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जितेंद्र इतना बेशर्म हो सकता है। चिंता मत करो ज्वालानाथ, तुम्हें जो भी लगता है वो हमें बताओ, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। रक्तबीज ने ज्वालानाथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कहा। अरे नॉर्मल मीठी रसमलाई ही बेस्ट है, ज्वालानाथ ने इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा। फिर वो रक्तबीज की तरफ मुड़ा और सिर हिलाकर बोला, मैं तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा रक्तबीज। बहुत मीठी, नॉर्मल मीठी। बहुत मीठा और नॉर्मल मीठा पसंद करने वालों के फिर से दो ग्रुप बढ़ गए। अब राक्षस और डीमंस अपनी अपनी स्पीशीज की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अब उन्हें अपने दुश्मनों में भी अपने दोस्त दिखने लगे थे और वो रसमलाई के फ्लेवर्स के लिए लड़ने लगे थे। क्या ये प्रेम की कोई चाल है ताकि ये लोग आपस में दोस्त हो जाएं? मुकुंद ने झगड़ते हुए लोगों की तरफ देखकर सोचा और फिर प्रेम की तरफ मुड़कर देखने लगा। उसने पहले भी ऐसी कई कॉन्फ्रेंसेस होस्ट की थीं और कभी भी 10 दिन के पहले किसी भी कॉन्फ्रेंस का नतीजा उसे नहीं मिला था। बस इसलिए ही उसने इस बार मारिया रेस्टोरेंट को कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू के तौर पर चुना था। वो देखना चाहता था कि प्रेम का शानदार खाना इस कॉन्फ्रेंस में क्या मदद कर सकता था। अब लोगों की बातचीत का मुद्दा ही बदल गया था। वो लोग रसमलाई के फ्लेवर्स पर झगड़ने लगे थे। अगर उनकी स्पीशीज के बूढ़े लोग इस बारे में सुन लेते तो शायद उन्हें बहुत गुस्सा भी आ सकता था। प्रेम खुश होकर सभी की तरफ देखने लगा क्योंकि उसने जो चाल चली थी उसका बिल्कुल सही नतीजा निकल रहा था। उसे मुकुंद के इंटेंशंस काफी अच्छे से पता थे और अगर उसे अपने रेस्टोरेंट के बाहर डाइनिंग एरिया बनाने के लिए जगह किराए से लेनी थी तो उसे यह कॉन्फ्रेंस जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत थी। राक्षस और डीमन स्पीशीज के लोग पावर के मामले में लगभग एक जैसे थे, तो अगर नॉर्मली इस कॉन्फ्रेंस को खींचा जाता तो वो कई दिनों तक चलती। इसी कारण प्रेम को इस मामले में बीच में पड़ने की जरूरत पड़ी और उसने एक शानदार चाल चलकर बाजी खेल दी थी। चमगादड़ अंकल, अभी थोड़ी देर पहले ही आप राक्षसों से बहस कर रहे थे और अब आप अपने साथ वालों से ही बहस कर रहे हो। आप असल में किसकी तरफ हो? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। रिया की बात सुनकर सभी एकदम चुप हो गए। वो अपने अगल बगल बैठे लोगों की तरफ देखने लगे और फिर उन्होंने अपने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा। सभी लोगों के एक्सप्रेशंस काफी अजीब से हो गए थे। इतने में ही यामिनी रसमलाई से भरी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आई और उसने रसमलाई के बोल सभी के सामने रख दिए। लेकिन इस बार किसी ने भी तुरंत अपनी रसमलाई खाना शुरू नहीं की। हमें रसमलाई ने एक कर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि हम कई मामलों में एक जैसी राय रखते हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि अब हमें इस कॉन्फ्रेंस को भी मुद्दे पर ले आना चाहिए और इसका एक नतीजा निकाल लेना चाहिए। अब सारी बकवासों को भुलाया जा सकता है, इसलिए हम अब बिना किसी की बेइज्जती किए हुए सीधे आइलैंड का मुद्दा सामने रखते हैं। रक्तबीज ने सबसे पहले चुप्पी तोड़कर कहा और फिर अपनी चम्मच उठाकर बोला, हाँ वो बात अलग है कि जब तक मैं ये नॉर्मल मीठी रसमलाई खत्म नहीं कर लेता तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सभी लोग चुपचाप अपनी रसमलाई खाने लगे। उन सभी ने खाने के बाद एक साथ अपने बोल नीचे रखे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके बीच की दुश्मनी अब काफी कम हो चुकी थी। किसने सोचा था कि रसमलाई से इन लोगों के बीच इतनी शांति हो जाएगी? अच्छा खाना वाकई कई बार करिश्मे दिखाता है, मुकुंद ने सरप्राइज होकर सोचा। उसे डर था कि कहीं ये लोग रसमलाई के फ्लेवर के लिए लड़ाई ना शुरू कर दें, लेकिन उसकी चिंता व्यर्थ ही निकली। इन लोगों ने इतने जल्दी अपनी रसमलाई खत्म कर ली। रिपोर्ट लिखने वाले ऑफिसर ने सभी की तरफ देखा और अपने बोल्स नीचे रख दिए। फिर उन्होंने अपने पेन पेपर वापस उठाए
उन्हें अभी भी कॉन्फ्रेंस की सारी डिटेल्स लिखनी थी। मैंने पहली बार देखा है कि रसमलाई के कारण कॉन्फ्रेंस में इतनी शांति हो गई। श्रुति काफी हैरान होकर सोच रही थी। इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो काफी उलझी हुई होती हैं, हमेशा दोनों साइड अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे का विरोध करती हैं और नतीजा निकलने में बहुत दिन निकल जाते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारी चीजें स्किप हो गई हैं। हमें नहीं लगता कि हमें छोटी मोटी चीजों के लिए झगड़ा करना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे खास मुद्दा यही था कि हमें फिजूल की लड़ाई से बचना है, इसलिए दोनों तरफ को अपनी सेनाएं वापस ले लेनी चाहिए। इसके बाद ही हम उस आइलैंड पर किसी के हक को डिसाइड कर पाएंगे। जितेंद्र ने अपनी सलाह देते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूं। वो तो बस एक आइलैंड है जिसमें कोई खास खजाना भी नहीं है। हम इसके पीछे आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? और अब तो ये चीजें और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही हैं। हम डीमंस को लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फिजूल की लड़ाई करना पसंद नहीं है, क्योंकि लड़ाई करने से बहुत नुकसान होता है। इसी कारण हम ये चीज खत्म करना चाहते हैं। रक्तबीज ने सिर हिलाकर कहा और एक ही नक्शे की 2 कॉपी निकाली। उसने एक नक्शा राक्षसों को देकर दूसरा नक्शा अपनी टेबल पर खोल लिया। इस आइलैंड पर जो झगड़ा हो रहा है उस बारे में हमने टॉप 10 डीमन सब स्पीशीज से बात की थी, और हमारा मानना है कि उस आइलैंड से हम अपने सारे अधिकार वापस लेते हैं। हालांकि हम अभी भी ये बात कहेंगे कि हमने ही उस आइलैंड को ढूंढा था। उस आइलैंड पर ना तो कोई खदान है, ना ही कोई खजाना, तो मुझे लगता है कि राक्षस भी उस पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। मेरी सलाह है कि हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और उस आइलैंड पर किसी का भी हक नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो हम डीमन आइलैंड और राक्षसों के आइलैंड से इसकी दूरी समझ सकते हैं। इसके हिसाब से यह कहीं से कहीं तक राक्षसों के हक में नहीं आता है। हमारे बीच जो भी झगड़ा हुआ है उसमें हमारे बहुत से डीमन योद्धा घायल भी हुए, जबकि राक्षसों ने अपनी सेना जल्दी बुला ली थी, तो उनकी तरफ ज्यादा मौतें नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे डीमन योद्धाओं को राक्षसों का हर्जाना देना चाहिए। रक्तबीज ने नक्शे पर एक छोटी सी लाल डॉट की तरफ इशारा किया और अपनी सलाह दी। तुम चाहते हो कि हम वो आइलैंड छोड़ दें और हर्जाना भरें? हम राक्षस कभी भी ऐसे सौदे नहीं करते। हमें तुम्हारी पहली कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन हम नहीं मान सकते। फारूक ने रक्तबीज की तरफ देखकर कहा। उसने एक बार भी नक्शे की तरफ नहीं देखा। अरे राक्षसों के आइलैंड में तो कितनी बेशकीमती खदानें हैं, और साल में तुम लोग कितना ज्यादा सोना और चांदी निकाल लेते हो। अगर तुम उसमें से थोड़ी सी रकम हर्जाने में दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम इतने कठोर दिल क्यों बन रहे हो? तुम लोग इतनी सारी चीजों का क्या करोगे? उनमें से कुछ चीजें तो वैसे भी उनकी गुफा में पड़ी हुई है। इतना पैसा कमाने से क्या मतलब है? मरने के बाद तो वैसे भी पैसा किसी काम का नहीं बचेगा। हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जोगीलाल ने अपने होंठ काटकर कहा, सोना हमारी जिंदगी है। जो भी हमारा सोना लेने की हिम्मत करता है, हमें उन गोल्डन राक्षसों का गुस्सा भुगतना पड़ता है। जितेंद्र ने तीनों डीमंस की तरफ देखकर कहा, हम राक्षसों को कीमती चीज इकट्ठा करने का शौक है और पूरा राज्य ये बात जानता है। हम किसी भी तरह का कोई हर्जाना नहीं देने वाले। लड़ाइयों में मौत होना बहुत आम सी बात है, और अगर हम वो लड़ाई हार गए होते तो हम खुशी खुशी वो आइलैंड भी छोड़ देते और हर्जाना भी दे देते। हालांकि हमने उस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है और डीमंस उसमें फंस चुके हैं। तुम हमारा दिल देखो कितना बड़ा है कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ने का तुमसे किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना नहीं मांग रहे हैं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे सामने डिमांड रखो? अगर तुम अपनी इन दोनों कंडीशंस पर ना टिके रहे तो ये कॉन्फ्रेंस ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। फारूक ने पीछे ना हटते हुए कहा। रेस्टों में सन्नाटा फैल गया। अब दोनों साइड अपने साथियों के साथ डिस्कशन करने लगे। मैंने इसके पहले अपनी जिंदगी में जितने भी पॉलिटिकल डिस्कशंस देखे हैं, उस हिसाब से इन लोगों के झगड़े तो बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। लगता है हम आज रात तक ये मामला खत्म कर लेंगे। प्रेम ने स्माइल करते हुए सोचा। फिर उसने यामिनी को एक प्लेट में राजमा चावल सजा कर दिए। बॉस, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये अभी लेकर जाऊं? यामिनी ने कंफ्यूज होकर कहा। दोनों साइड अभी काफी गर्म जोशी के साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए उसे अभी डिश सर्व करने का टाइम ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, राजमा चावल ठंडे हो जाएंगे, फिर उन्हें खाने का कोई मतलब नहीं बचेगा, इसलिए तुम ये अभी लेकर चली जाओ। उसने सभी के सामने राजमा चावल रख दिए और बोली, ये राजमा चावल हैं, प्लीज एंजॉय कीजिए। राजमा चावल की खुशबू माहौल में घुल गई थी और सभी अपने सामने रखे राजमा चावल को देखने लगे। रसमलाई की खुशबू के कंपैरिजन में राजमा चावल की खुशबू काफी तीखी थी और यह खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। अब उनका डिस्कशन करने का कोई मूड नहीं बचा था। मुझे चावल बहुत पसंद है, देखते हैं कि तुमने चावल के साथ ये जो चीज बनाई है ये कैसी है। जितेंद्र ने सबसे पहले अपने राजमा चावल उठाकर कहा और जैसे ही उसकी खुशबू उसकी नाक में गई, उसके मुंह में पानी आ गया।
राजमा चावल को एक साथ मिलाकर सर्व किया गया था। जैसे ही जितेंद्र ने राजमा चावल की पहली बाइट ली, उसके टेस्ट बड्स खुशी से झूमने लगे। उसने पहले कभी भी इतनी शानदार चीज नहीं खाई थी। इसके पहले उसने जो भी चावल टेस्ट किए थे वो राजमा चावल के सामने बिल्कुल कचरा थे। जैसे ही उसने राजमा चावल कट के, उसका डिलीशियस फ्लेवर एकदम से वॉयलेंट एनर्जी में बदल गया, जिससे जितेंद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका ब्लड फ्लो तेज हो गया। जितेंद्र तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने जोरों से दहाड़ा। उसके पीछे से राक्षस की एक सुनहरी पूंछ निकल आई थी और वो सीधा उसकी कुर्सी से टकराई, जिससे कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जितेंद्र के अभी काफी राजमा चावल बचे थे, जबकि उसकी सुनहरी पूंछ लहरा रही थी। हालांकि वो अभी अपने राजमा चावल के फ्लेवर में खोया हुआ था और उसने अपनी पूंछ देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। उसने बचे हुए राजमा चावल खाए और स्माइल करते हुए उन्हें चबाने लगा। उसके शरीर में फिलहाल जो वॉयलेंट एनर्जी दौड़ रही थी, उससे उसे काफी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह की एनर्जी थी, लेकिन उसे अपनी पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी और यह चीज जानकर उसे झटका लगा था। उसे राजमा चावल के शानदार फ्लेवर से भी काफी झटका लगा था। उसने इसके पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं खाई थी। यहां तक कि उसके इलाके में मिलने वाली कोई भी डिश राजमा चावल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। यह चीज तो वाकई कमाल की है, जितेंद्र ने अपने मन में सोचा। उसे लगने लगा जैसे वो राजमा चावल के 100 प्लेट और खा सकता था। जितेंद्र का रिएक्शन देखकर बाकी लोग काफी सरप्राइज हो गए थे, लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने अपना ध्यान अपने सामने रखे राजमा चावल की तरफ लगाया। राक्षस की सुनहरी पूंछ? यामिनी ने जितेंद्र की तरफ देखा और वो काफी सरप्राइज हो गई। हालांकि उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर तुरंत हाथ रख दिया। फारूक अपनी आंख सिकोड़कर यामिनी की तरफ देखने लगा। क्या इसका सुनहरे राक्षसों से कोई रिश्ता है? फारूक ने अपने मन में सोचा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर आया था, उसने उस आधी राक्षस लड़की को देख लिया था, लेकिन उसे उसके अंदर से कोई भी पावरफुल एनर्जी की फील नहीं आई थी। इसलिए उसे लगा था कि यह कोई नॉर्मल आधी राक्षस है जिसमें इंसानों के गुण हैं। हालांकि उसे अब कुछ तो गड़बड़ लगने लगी थी। केवल सुनहरे राक्षस ही आधे राक्षसों को अपनाते थे और उन्होंने आधे राक्षसों को आइलैंड में रहने की परमिशन भी दी थी। इसलिए बाहरी दुनिया में बहुत कम ही ऐसे आधे राक्षस थे जो रह रहे थे। ज्यादातर आधे राक्षस अब राक्षस आइलैंड पर ही बस चुके थे। ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसे किसी सुनहरे राक्षस ने छोड़ दिया होगा। शायद मैं आगे कभी इसका यूज कर सकता हूं। मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। फारूक ने स्माइल करते हुए यामिनी से अपनी नजरें हटाकर सोचा। राक्षस कभी भी एक साथ मिलकर नहीं रहते थे और अभी जो उनका लीडर था रंगनाथ, वो आधा सुनहरा राक्षस और आधा बर्फीला राक्षस था। इसलिए इन दोनों स्पीशीज के राक्षसों के बीच काफी तनातनी बनी रहती थी और फारूक को पता था कि समय आने पर वो यामिनी का इस्तेमाल ऐसे किसी काम में कर सकता था। क्या मिनी सुनहरे राक्षसों की ब्लड लाइन वाली आधी राक्षस है? प्रेम ने जैसे ही जितेंद्र की सुनहरी पूंछ देखी, उसे याद आया कि यामिनी की पूंछ भी राजमा चावल खाने के बाद ऐसे ही सुनहरी निकली थी। हालांकि यामिनी की पूंछ काफी पतली और लंबी थी और उस पर बहुत ही कम बाल थे। वाह, एक राक्षस की पूंछ! रिया की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा। पहले उसने यामिनी की तरफ देखा और फिर जितेंद्र की सुनहरी पूंछ को देखने लगी। रिया थोड़ी देर तक हेजिटेट हुई। शायद वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं कहा। मिनी ने जब राजमा चावल खाए थे तो उसका रिएक्शन भी इस सुनहरे राक्षस के जैसा ही था। मुझे ऐसा लगता तो था कि मिनी के अंदर सुनहरे राक्षसों का खून ही दौड़ रहा है, लेकिन अब यह बात बिल्कुल साबित हो गई है। सुनहरे राक्षस ही आधे राक्षसों को सबसे ज्यादा अपनाते हैं। शायद वो मिनी को अपने साथ राक्षसों के आइलैंड भी ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो लोग मिनी को यह बात ऑफर करेंगे तो मिनी उनके साथ चली भी जाएगी। श्रुति ने यामिनी की तरफ परेशान होकर देखते हुए सोचा। यामिनी ने अपना मुंह खोला, लेकिन थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने कुछ कदम पीछे लिए और सिर नीचे कर लिया ताकि उसके इमोशंस किसी को भी ना दिखें। अरे सुनो, 10 प्लेट राजमा चावल और ले आओ, ये तो काफी कमाल के हैं। जितेंद्र ने अपने राजमा चावल के गटकने के बाद कहा और फिर तारीफ करते हुए बोला, इंसान के खाना बनाने के तरीके वाकई कमाल के हैं। ये तो चीजों को कच्चा खाने से भी ज्यादा अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि इंसान तो कुछ भी खा लेते हैं और तुम उनकी बेइज्जती कर रहे थे। रक्तबीज ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा, मुझे भी याद आ रहा है कि कोई कह रहा था कि भले ही मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन इंसानों का बनाया खाना और सब्जियां नहीं खाऊंगा। जितेंद्र ने भी पलटवार करके कहा, चलो मैं अपनी राजमा चावल खाकर देखता हूं। रक्तबीज ने स्माइल करते हुए कहा और अपने राजमा चावल की पहली बाइट खाई। उसके गाल एकदम लाल हो गए और जैसे ही उसने राजमा चावल गट के वो एक लंबी सांस लेकर बोला,
ये तो वाकई बहुत डिलीशियस है। इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ही वॉलेंट है। हम वैम्पायर लोग काफी ठंडे खून वाले होते हैं। इससे मुझे अपने अंदर खून उबलने जैसा महसूस हो रहा है। ये तो मेरे लिए काफी स्ट्रेंज है। ये तो वाकई कमाल के हैं। इसमें तो पूरे चावल हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अभी तक ऐसी चीज कभी नहीं खाई है। किसने सोचा था कि इंसान इतना अच्छा खाना बनाते होंगे। ये तो हम डीमंस के खाने से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। रेस्टोरेंट में प्रेम के खाने की तारीफें होने लगी। प्रेम किचन से बाहर आ गया। आप और रसमलाई और राजमा चावल मांग सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई और डिश खाना चाहें तो आप मेनू में देख सकते हैं। मेनू में लिखी हुई कोई भी चीज आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा खाना तो वाकई कमाल का है। क्या तुम मेरे साथ डीमन आइलैंड चलना चाहोगे? मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम्हारा बिजनेस वहां काफी कमाल का चलेगा। रक्तबीज ने स्माइल करते हुए प्रेम की तरफ मुड़कर कहा, भाड़ में जाओ, तुम डीमंस लोग तो खुद कितने गरीब हो। हमारे राक्षसों के आइलैंड आओ, हमारे पास काफी सोना है। अगर तुम वहां हमारे लिए इतनी शानदार डिशेस बनाओगे तो तुम जितना चाहो हम तुम्हें उतना सोना दे सकते हैं। हमारे आइलैंड पर बहुत बड़ी बड़ी सोने की खदान है और अभी तक वो हमें भी नहीं पता है कि उसके अंदर कितना सोना है। जितेंद्र ने प्रेम की तरफ मुड़कर ऑफर देते हुए कहा, जी आपके इनविटेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी अपना रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं खोलना चाहता हूं। ककाओ गांव मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। प्रेम ने नाम में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। प्रेम बेवकूफ नहीं था कि वो डीमन आइलैंड या राक्षस आइलैंड जाकर अपनी आजादी को किसी और के हाथ में दे देता। और जब तक वो पहले जितना ताकतवर नहीं हो जाता तब तक उसे थोड़ा ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत थी। अगर पैसा कमाने की बात है तो पैसा उसके लिए खुद चलकर आ रहा था। अगर वो पैसे के पीछे भागता तो शायद उसकी आजादी छिन सकती थी। प्रेम की बात सुनकर रक्तबीज और जितेंद्र काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। तो अगर मुझे इतनी शानदार डिशेस आगे खानी है तो मुझे ककाओ गांव आते रहना होगा। रक्तबीज ने गहरी सांस लेकर कहा। थोड़ी देर तक मेनू देखने के बाद फारूक प्रेम की तरफ मुड़ गया और कहा, मुझे एक लार्ज साइज की बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी? ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और सोचने लगा, तुमने ही ये डिश ऑर्डर की है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। आज मैं तुम्हें रुलाने वाला हूं। क्या मेनू में फिश भी है? मुझे फिश बहुत पसंद है। मैं भी एक बड़ी बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाना चाहूंगा। ये इमेज तो कितनी असली दिख रही है। क्या तुमने अपनी डिशेस को इमेजेस में बदलने के लिए कोई मैजिक इस्तेमाल किया है? ज्वालानाथ ने मेनू में स्पाइसी ग्रिल्ड फिश की इमेज को देखकर कहा, मैंने एक छोटे मोटे आर्टिस्ट से बनवाई है। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, क्या तुम मुझे बताओगे कि छोटे मोटे आर्टिस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो इमेजेस बनाई हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। सिस्टम ने कहा, लेकिन उसकी बात प्रेम ने इग्नोर कर दी। मैं शाही कबाब खाना चाहूंगा। मुझे पनीर काफी पसंद है, इसलिए मैं बटर पनीर मसाला और नान खाना चाहूंगा। सभी ने अपने ऑर्डर बता दिए और प्रेम किचन में वापस चला गया और यामिनी उसके पीछे पीछे डिशेस लाने के लिए चली गई। तो इसे बहुत ज्यादा स्पाइसी चाहिए, मैं इसे उसका दुगना ज्यादा तेज दूंगा। प्रेम ने फारूक की तरफ देखकर सोचा और मिर्च काटने लगा। अब किसी को भी बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। सभी लोग किचन की तरफ घूर रहे थे और डिशेस आने का इंतजार कर रहे थे। सुनहरे बालों वाले अंकल, आपको इस चेयर के लिए पे करना पड़ेगा, रिया ने याद दिलाकर कहा। थोड़ी देर पहले जितेंद्र की पूंछ से एक कुर्सी गिरकर टूट गई थी। ये राजमा चावल वाकई बहुत डिलीशियस थे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं इस कुर्सी के लिए पे कर दूंगा। जितेंद्र ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, ये रहे आपके 10 राजमा चावल। क्या आपको एक नई कुर्सी चाहिए? यामिनी ने जितेंद्र के सामने राजमा चावल रखते हुए कहा। वो काफी नर्वस दिख रही थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खड़े होकर ही खाऊंगा, वरना हो सकता है कि मैं ऐसे ही कुर्सी तोड़ता रहूं। जितेंद्र ने नाम में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने क्यूरियस होकर यामिनी की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे अंदर किस राक्षस का खून है छोटी लड़की? और तुम यहाँ वेट्रेस का काम क्यों कर रही हो? हम राक्षस तो काफी स्वाभिमान वाले लोग होते हैं। भले ही यहाँ का खाना कितना भी अच्छा हो, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। यामिनी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर सिर नीचे करके बोली, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर किस राक्षस का खून है। अच्छा, ऐसी बात है, जितेंद्र ने कहा। हालांकि मुझे अपना काम काफी पसंद है, इस काम से मुझे खुशी मिलती है और अब मुझे किसी के भी सामने शर्म नहीं आती। मुझे अपनी अभी की जिंदगी काफी पसंद है, यामिनी ने अपना सिर उठाकर कहा और जितेंद्र की आंखों में देखने लगी। जितेंद्र ने यामिनी की आंखों में एक विश्वास और स्वाभिमान देखा और वो काफी सरप्राइज हो गया। उसने राक्षसों के आइलैंड पर बहुत से आधे राक्षस देखे थे और उन सभी में काफी कम आत्मविश्वास होता था।
हालांकि उसे यामिनी के दिल में जो स्वाभिमान दिख रहा था वो काफी जेन्युइन था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अंदर से कभी भी ये विश्वास और स्वाभिमान खोने नहीं दोगे। आगे की जिंदगी के लिए मेरी शुभकामनाएं, जितेंद्र ने स्माइल करके कहा और अपने राजमा चावल में खो गया। हाँ बिल्कुल, यामिनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह जवाब जितेंद्र के लिए उसके खुद के लिए भी था। ये रही आपकी बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश। यामिनी फिर से किचन से वापस आई और फारूक के सामने ग्रिल्ड फिश रखकर बोली। ग्रिल्ड फिश के चारों तरफ काफी मिर्च का जूस दिख रहा था। इसकी खुशबू से ही फारूक का गला सूख गया। ये खुशबू, कोई चीज इतनी ज्यादा तीखी कैसे हो सकती है? इसकी तो केवल खुशबू सूंघकर ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं करीब 1 साल से ककाओ गांव में रह रहा हूं और मैं इंसानों के खाने के बारे में काफी जानता हूं, लेकिन ऐसी तीखी खुशबू। फारूक ने ग्रिल्ड फिश की तरफ देखकर सोचा। वो काफी समय से ककाओ गांव में था और वो पहली बार स्पाइसी फूड नहीं खा रहा था, बल्कि उसे तो स्पाइसी फूड काफी पसंद था। बस इसी कारण उसने बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश चुनी थी। हालांकि वो समझ चुका था कि अभी तक की खाई स्पाइसी चीजों में ये डिश बहुत ज्यादा स्पाइसी थी। भले ही ये कितनी भी ज्यादा स्पाइसी हो, लेकिन फिश की खुशबू बहुत ही लुभाने वाली थी और फारूक खुद को इसे खाने से रोक नहीं पाया। एक बर्फीला राक्षस बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश खाने वाला है। यह जगह तो कुछ ही देर में कोहरे से ढक जाएगी, मुकुंद ने स्माइल करते हुए सोचा। प्रेम ने तो फारूक को बताया भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश कितनी स्पाइसी है। लगता है वो फारूक से बदला ले रहा है। यह मछली तो बहुत ही ज्यादा कमाल की दिख रही है। इसकी खुशबू से ही मुझे अपना ब्लड फ्लो तेज महसूस हो रहा है। ज्वालानाथ ने अपने सामने रखी स्पाइसी फिश को देखकर कहा और उसकी खुशबू सूंघकर उसकी स्किन बिल्कुल लाल हो गई, जैसे उसके अंदर अभी आग जलने वाली हो। रुको, मुझे खाना खाने के पहले यह कुर्सी एक तरफ रख देनी चाहिए, वरना मुझे फिर से यहाँ की कुर्सी जलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ज्वालानाथ अपनी फिश खाने ही वाला था कि उसके पहले ही उसे याद आया और उसने अपनी कुर्सी दूर रख दी। उसने पिछली बार से अपना सबक ले लिया था, इसलिए इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। सच बात तो यह थी कि वो काफी गरीब राक्षस था, इसी कारण उसे पैसों की काफी कीमत थी। भले ही राक्षसों के लीडर्स इस ट्रिप का खर्च देने वाले थे, लेकिन वो बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो लोग फर्नीचर के भी पैसे देंगे। फारूक और ज्वालानाथ ने अपनी मछली खाई। आह, क्या बात है! एक साथ 2 आवाज सुनाई दी। फारूक ने टेबल पर कसकर हाथ रख लिया और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर के जैसा लाल हो गया था और उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसकी बॉडी से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे बर्फ टूटने पर आती हैं। जल्द ही उसके पूरे शरीर से भाप निकलने लगी। उसी समय ज्वालानाथ के पूरे शरीर से आग निकलने लगी थी और उसका शरीर आग में जल उठा। इस दुनिया में इतनी शानदार मछली कैसे हो सकती है? ये तो कमाल की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डिलीशियस चीज नहीं खाई। ज्वालानाथ ने अपनी ग्रिल्ड फिश की तरफ देखकर कहा और फिर से ग्रिल्ड फिश खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने दोबारा फिश खाई, उसकी आग और भी भड़क गई। कैसे? इस दुनिया में इतनी ज्यादा स्पाइसी चीज कैसे हो सकती है? फारूक के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को फिश खाने से रोक नहीं पा रहा था। नहीं रुको, अगर मैं ऐसे ही खाता रहा तो मैं अपना मजाक बनवा सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। क्या मैं रो रहा हूं? क्या ये आंसू हैं? फारूक ने अपने सामने रखी मछली को देखकर सोचा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। पापा, ये अंकल रो क्यों रहे हैं? रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा। शायद ये इमोशनल फील कर रहे हैं, प्रेम ने स्माइल करके जवाब दिया। अपनी पूरी ग्रिल फिश खत्म करने के बाद फारूक टेबल पर लेट गया और उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा। उसकी सारी एनर्जी गायब हो गई थी और अब वो अपनी चम्मच उठाने के काबिल भी नहीं बचा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई। कैसे? ये फ्लेवर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो खुद को रोक नहीं पाया था। फारूक ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाकर सोचा। फिर वो आंखें सिकोड़कर प्रेम की तरफ देखने लगा, जो अभी स्माइल कर रहा था, और सोचने लगा, क्या इसने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया? हालांकि फारूक अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लड़ाइयों के बाद भी उसके अंदर काफी एनर्जी बची रहती थी, लेकिन एक ग्रिल्ड फिश खाने के बाद से उसके हौसले पस्त पड़ गए थे। लगता है दुगनी बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश एक राक्षस भी नहीं संभाल पाता, प्रेम ने फारूक की तरफ स्माइल करते हुए सोचा। हालांकि उसने फारूक से जबरदस्ती ये फिश खाने को नहीं कहा था। फारूक ने खुद ये फिश चुनी थी, इसलिए इसका इल्जाम प्रेम पर नहीं लगाया जा सकता था। ज्वालानाथ ने जोर से अपनी फोक टेबल पर रखी। वाह, ये तो कमाल की थी। मुझे एक और बड़ी वाली बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश ले आओ।
अगर इसके साथ थोड़ी सी शराब भी मिल जाए तो कमाल ही हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास शराब है? मुझे माफ कीजिए, लेकिन हमारे रेस्टों में शराब नहीं मिलती। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा। उसे भी स्पाइसी चीजों के साथ अल्कोहल काफी पसंद थी, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसे किसी भी अल्कोहलिक चीज की रेसिपी नहीं दी थी। ये तो दुख की बात है, ज्वालानाथ ने डिसअपॉइंटेड होकर कहा। उसने अपने बगल में रखे मेनू को देखा और पूछा, मुझे मेन्यू में आइसक्रीम नाम की कोई चीज दिखी थी, क्या ये बर्फ से बनाई जाती है? क्या तुम मुझे ये लाके दे सकते हो? असल में आइसक्रीम पूरी तरह बर्फ से नहीं बनाई जाती, हाँ, लेकिन ये काफी ठंडी होती है। आप इसके 4 फ्लेवर चुन सकते हैं, आप कौन सा चुनना चाहेंगे? प्रेम ने ज्वालानाथ के शरीर में जलती हुई आग की तरफ देखकर कहा, कोई भी फ्लेवर चलेगा, मुझे बस अपना गला ठीक करने के लिए कोई ठंडी चीज चाहिए। उसके बाद ही मैं एक और स्पाइसी ग्रिल फिश खा पाऊंगा। ज्वालानाथ ने अपना हाथ हिलाकर कहा। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और किचन में चला गया। यह ब्लूबेरी आइसक्रीम है, प्लीज एंजॉय कीजिए। यामिनी आइसक्रीम लेकर ज्वालानाथ के पास आ गई। ये आइसक्रीम है, ये तो काफी छोटी है, मैं तो इसे एक बार में ही खा सकता हूं, और ये काफी ठंडी भी दिख रही है। ज्वालानाथ ने अपने हाथ में आइसक्रीम कोन लेकर कहा। उसकी बॉडी के टेम्परेचर के कारण उसकी आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलने लगी। ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। बर्फ को पिघलता हुआ देखकर ज्वालानाथ ने अपनी आईब्रो उठाते हुए सोचा। उसने अपना मुंह खोला और एक बार में ही आइसक्रीम खाने के लिए तैयार हो गया। आग वाले अंकल, आपको ऐसे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, इसे ऐसे नहीं खाया जाता, इसे तो चाट कर खाया जाता है। अगर आप पूरी आइसक्रीम एक बार में ही खा लोगे तो आपको इसका असली फ्लेवर ही नहीं आएगा, रिया ने कहा। सचमुच? ज्वालानाथ काफी उलझन में आ गया, लेकिन उसने रिया की बात मानकर आइसक्रीम चाटना शुरू कर दी। ये फीलिंग। ज्वालानाथ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ उसकी जुबान पर पिघल रही थी और उसकी ठंडक के कारण ग्रिल्ड फिश की मिर्च धीरे धीरे कम हो रही थी, जिससे उसे काफी सेटिस्फाई फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आइसक्रीम के खट्टे मीठे स्वाद में खो गया। उसे एक चट्टान पर एक दुबली पतली पर्पल ड्रैगन दिखाई दी। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें मूंदकर गाना गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज काफी लुभाने वाली थी, और भले ही वो बस गाने की धुन गुनगुना रही थी, फिर भी ज्वालानाथ उसकी आवाज में बिल्कुल खो गया था। हालांकि उसने तुरंत ज्वालानाथ को देख लिया। उसने ज्वालानाथ को काफी सरप्राइज होकर देखा और उड़ गई। वो लोग आज पहली बार मिले थे। ज्वालानाथ को तो उसका नाम पूछने का भी मौका नहीं मिला, और ज्वालानाथ को तो यह भी नहीं पता चला कि वो कहां रहती थी। हालांकि उसकी शक्ल, सूरत और उसकी आवाज उसके दिल में छपकर रह गई। उसे समझ आ चुका था कि उसे क्या फील हो रहा था। शायद लोग इसे ही प्यार कहते थे, शायद यही पहली नजर का प्यार था। आग वाले अंकल, आपकी आइसक्रीम पिघलने वाली है, रिया ने याद दिलाते हुए कहा। रिया की आवाज सुनकर ज्वालानाथ ने अपनी आंखें खोली और फिर से आइसक्रीम चाटने लगा। आइसक्रीम का खट्टा मीठा और ठंडा फ्लेवर उसके मुंह में घुलने लगा। ज्वालानाथ रिया की तरफ मुड़ा। तुमने सही कहा था छोटी लड़की, आइसक्रीम खाने का सही मजा इसे चाट कर खाने में ही है, उसने स्माइल करते हुए कहा। भले ही वो पर्पल राक्षस थी, लेकिन शायद मैं उसे ढूंढने के लिए उनके आइलैंड जा सकता हूं। कम से कम मुझे उसका नाम तो पूछ ही लेना चाहिए। आइसक्रीम चाटते हुए ज्वालानाथ मन ही मन सोचने लगा। उसके गाल लाल होने लगे थे, लेकिन क्योंकि उसके शरीर में आग लगी हुई थी, इसलिए किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आग वाले अंकल आइसक्रीम खाते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। पापा, क्या मैं भी आइसक्रीम खा सकती हूँ? रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। भले ही ज्वालानाथ के पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, लेकिन वो काफी ध्यान से अपनी आइसक्रीम चाट रहा था, इसलिए देखने में वो काफी सुंदर लग रहा था। मुझे वनीला आइसक्रीम चाहिए, मैंने अभी तक वनीला आइसक्रीम नहीं खाई है, रिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वनीला आइसक्रीम लेकर आता हूं। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरा और किचन में वापस चला गया। सभी अपने सामने रखी डिशेस में खोए हुए थे और रेस्टों में फिर से शांति फैल गई थी। डीमंस और राक्षस काफी अच्छे कुक नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो लोग तो ज्यादातर कच्ची चीजें ही खाते थे। हालांकि प्रेम का बनाया खाना खाने के बाद उन लोगों का इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया था। वो लोग समझ गए थे कि खाना कितना टेस्टी बनाया जा सकता है, और ये उनकी खाई अभी तक की सभी डिशेस में सबसे अच्छा था। एक तेज डकार ने रेस्टों की शांति तोड़ दी। इस डकार के बाद रेस्टों में और भी लोगों के डकार लेने की आवाज आई। यहां तक कि जो ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड लिख रहे थे, उन्होंने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए काफी तेज डकार ली। मुकुंद जी, क्या ये कॉन्फ्रेंस इस रेस्टों में कल भी जारी रहेगी? रक्तबीज ने पूछा। रक्तबीज की बात सुनकर सभी मुकुंद की तरफ मुड़ गए।
हमने मारिया रेस्टोरेंट को बस आज के लिए ही रिजर्व किया था, इसलिए अगर ये कॉन्फ्रेंस कल जारी रहती है तो वेन्यू ये नहीं रहेगा। मुकुंद ने नाम में सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसने प्रेम की तरफ इशारा किया और बोला, अगर तुम कल भी कॉन्फ्रेंस यहीं रखना चाहते हो तो तुम्हें शायद प्रेम जी से पूछ लेना चाहिए। अगर वो ऐसा कर दें तो ठीक रहेगा। सभी लोग एक साथ प्रेम की तरफ मुड़ गए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन कल से रेस्टोरेंट हमेशा की तरह ही खुला रहेगा, तो हम रेस्टोरेंट को रिजर्व करने नहीं दे सकते। प्रेम ने स्माइल करते हुए मना कर दिया। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे कस्टमर को सर्व करने से बेहतर है कि तुम हम लोगों को सर्व करो। हम कल पूरे दिन के लिए रेस्टोरेंट रिजर्व करेंगे और इसी बात पर हम डील डन करते हैं। जितेंद्र ने अपनी बात पर अड़े रहकर कहा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन डे ऑफ के अलावा हम रेस्टोरेंट को रिजर्व करने की परमिशन नहीं दे सकते। ये हमारे रेस्टोरेंट का रूल है और एक वादा है जो मैंने अपने कस्टमर से किया था। अगर आप फिर भी रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो आप कल हमारे ओपनिंग आवर्स के टाइम पर आ सकते हैं। प्रेम ने फिर से मना करके कहा। उसके कहने का तरीका काफी पोलाइट था। फिर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और बोला, साथ ही साथ अब हमारे रेस्टोरेंट बंद करने का समय भी हो गया है। अगर आप लोग कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्लीज 9 बजे के पहले ऑर्डर कर दीजिएगा। सभी के एक्सप्रेशंस प्रेम को देखकर काफी अजीब हो गए। प्रेम ने केवल उनका रेस्टोरेंट रिजर्व करने का प्रपोजल ही नहीं ठुकराया था, बल्कि वो उन्हें बाहर निकालने के लिए भी तैयार खड़ा था। फिर मुझे शाही कबाब और नॉर्मल मीठी रसमलाई ले आओ। रक्तबीज ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी सिर्फ 8:40 हो रहे थे। मैं भी एक स्पाइसी ग्रिल्ड फिश लेना चाहूंगा। इस बार इसे स्पाइसी रखना, बहुत ज्यादा स्पाइसी ग्रिल्ड फिश मेरे लिए काफी तेज है। बाकी लोग भी और डिश मांगते समय डकार ले रहे थे। उनका पेट काफी भर गया था, लेकिन इतने शानदार खाने को छोड़ने का उनका मन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और किचन में वापस चला गया। उसने अपने सामने बैठे 6 रिप्रेजेंटेटिव की तरफ देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो सोचने लगा, लगता है हमें जल्दी ही इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा मिलने वाला है। मैं कहता हूं कि हमें यह कॉन्फ्रेंस अभी खत्म कर देनी चाहिए। अब हम हर्जाना भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम माफी भी नहीं मांगेंगे। हम आपसी सारी सेना को वापस बुला लेंगे और उस आइलैंड पर अब किसी का भी अधिकार नहीं होगा। हम एक स्टेटमेंट दे देंगे कि हमारी सेना ने विरोधियों से लड़ाई की और कोई भी नहीं जीता, इसलिए दोनों साइड लौट गई और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। रक्तबीज ने अपने सामने बैठे राक्षसों की तरफ देखकर डकार लेते हुए कहा और आगे बोला, हम अगले कुछ दिनों तक ककाओ गांव में मजे कर सकते हैं। हम वैसे भी यहाँ ज्यादा नहीं आते और अब तो मैं लोगों की गंदी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे अच्छा तो मैं गलियों में घूमते हुए सुंदर लड़कियों को देखूंगा और मारिया रेस्टोरेंट का आकर खाना खाऊंगा। बस मुझे ऐसे ही जिंदगी जीना है। फारूक अपने कदमों पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। तुम इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को इतने मजाकिया ढंग से कैसे ले सकते हो? हम राक्षस हमेशा लड़ाई में आगे रहे हैं, इस हिसाब से तो हम इसमें जीते गए माने गए ना। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, उसने सीरियस होकर कहा। रक्तबीज की बात बिल्कुल सही है। चलो कल पहले हम डॉक्यूमेंट पर साइन करके ये बात ऑफिशियल कर दें। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। मुझे रक्तबीज का प्रपोजल मंजूर है। ज्वालानाथ ने अपना हाथ उठाकर फारूक को बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर हम मारिया रेस्टोरेंट में कॉन्फ्रेंस जारी नहीं रख सकते तो हम इतने शानदार राजमा चावल भी नहीं खा पाएंगे। यह तो बहुत दुख की बात होगी। इसी कारण मुझे भी रक्तबीज की बात मंजूर है। अब कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म कर देनी चाहिए ताकि हमारे सारे योद्धा अब जाकर आराम कर सकें। जितेंद्र ने अपना हाथ उठाकर कहा और गुस्से से भरे फारूक की तरफ मुड़कर बोला, फारूक, यहां आने के पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि यदि हम तीनों की बातें आपस में नहीं मिली तो इसके लिए हम आपस में वोट करेंगे। हम 2 लोग रक्तबीज की बात से सहमत हैं और तुम उसकी बात से सहमत नहीं हो, तो फैसला हो गया। तुम हमारी राक्षस जाति के लिए जिम्मेदार हो। मैं यहाँ की सारी बातें सबको बताऊंगा। जैसे ही हम वापस जाएंगे तो तुम्हें लोगों के सवाल जवाब झेलने होंगे। फारूक ने गुस्से में आकर कहा और जैसे ही उसने ज्वालानाथ और जितेंद्र की तरफ देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फारूक, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मत भूलो कि हमारे पास भी जुबान है। और तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे अकेले की बात पर विश्वास करेंगे और हम दोनों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी हो रही लड़ाई में बर्फीले राक्षसों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन पूरी राक्षस जाति के भले के लिए जल्द से जल्द यह लड़ाई बंद करनी होगी। ज्वालानाथ ने फारूक की तरफ देखकर कहा। फारूक जितेंद्र और ज्वालानाथ की आंखों में देखने लगा। भले ही वो ये नतीजा मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हार मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। मुझे प्रेम से जैसी उम्मीद थी उसने वैसा ही किया। अगर वो ये शानदार रेस्टोरेंट नहीं चला रहा होता तो मैं उसे अपना चीफ एडवाइजर रखता, भले ही वो मुझसे इस बात के लिए कितने भी पैसे ले लेता।
मुकुंद ने स्माइल करते हुए अपनी कुर्सी पर टिकते हुए सोचा। ये अभी तक की मुकुंद की होस्ट की गई सबसे तेज कॉन्फ्रेंस थी। अगर वो हर कॉन्फ्रेंस को इसी तरह से होस्ट करता रहा तो आगे की कॉन्फ्रेंस भी आसान हो सकती थी। ककाओ गांव के जिन 2 ऑफिसर्स को कॉन्फ्रेंस की बातें लिखने का काम दिया था, उन्होंने अपने पेन और पेपर एक साथ लाए ही थे कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। दीपेश भी इस पूरी कॉन्फ्रेंस के समय मौजूद रहा और वो उसका नतीजा देखकर चौंक गया। वो प्रेम की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। भले ही मुखिया जी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे, लेकिन इस पूरी कॉन्फ्रेंस को कहां ले जाना है ये तो प्रेम के हाथों में ही था, उसने सोचा। मुखिया जी ने प्रेम की सारी कंडीशन मान ली थी, यहां तक कि कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करने की बात भी मान ली थी। दीपेश ये सब सुनकर काफी चौंक गया था। हालांकि प्रेम की कंडीशन मानने के बाद मुखिया जी को हर वो चीज हासिल हो गई थी जो वो चाहते थे और आज की कॉन्फ्रेंस ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। दोनों साइड्स काफी तैयारी से आई थी। जैसे जैसे उनके बीच नेगोशिएशन शुरू हुआ, चीजें काफी आसानी से निकलती गईं और दोनों के बीच समझौता हो गया। बस कुछ चीजों को लेकर उनके बीच मतभेद हुए, लेकिन वो कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। यहां आने के पहले मुझे बताया गया था कि कॉन्फ्रेंस काफी कठिन और लंबी चल सकती है, लेकिन मैंने जैसा सोचा था उस हिसाब से चीजें काफी आसान निकल गईं। रक्तबीज ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। मैं भी यही सोचता था, जैसा मुझे लगता था। तुम डीमंस उतने भी बुरे नहीं हो। शायद हम लोगों की आगे भी लड़ाई हो जाए, लेकिन मुझे आज तुम लोगों के साथ खाना खाने में बहुत मजा आया। जितेंद्र ने सहमति में सिर हिलाकर कहा और सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। जब डिशेस लाने का आखिरी राउंड शुरू हुआ और सभी ने वो खा ली तो सभी रेस्टोरेंट से चले गए। फारूक के अंदर अब चलने की ताकत आ गई थी और वो काफी अजीब तरीके से चलते हुए दरवाजे से बाहर गया। जैसे ही वो बाहर गया, उसने अपनी आंखें सिकोड़कर रेस्टोरेंट की तरफ मुड़कर देखा। तुम बस इंतजार करो, तुमने आज मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं तुमसे उसकी 10 गुनी कीमत वसूल करूंगा, उसने मन में बड़बड़ाया। प्रेम जी, आज कॉन्फ्रेंस की रफ्तार बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया, मुकुंद ने प्रेम की तरफ देखकर कहा और स्माइल करते हुए अपने हाथ फैलाकर आगे कहा। मैंने आपके रेस्टोरेंट के बाहर वाली जगह देख ली है। अगर आप वहां कुछ टेबल और कुर्सियां लगा देंगे तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आउटडोर डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं और इसका किराया 1 कॉपर का सिक्का होगा। कल आपको इस चीज के डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए जाएंगे, मुकुंद ने कहा।